नमस्कार दोस्तों। आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर 2019 के जो पेपर लगे हैं एलपी सीबीटी 2, तो यहाँ पर उन 5 शिफ्टों के पेपरों में से आज एक शिफ्ट और लेते हैं। 4 शिफ्ट अपन ने कंप्लीट कर ली। आज एक और शिफ्ट पे चर्चा करते हैं और वो शिफ्ट है 23 जनवरी 2019 और थर्ड शिफ्ट है, और यहाँ पे पूरा संपूर्ण रिवीजन अपन करेंगे। दोस्तों आइए एक एक प्रश्नों का यहाँ समावेश करते हैं और पूरा निचोड़ करते हैं व्याख्या से। और ये लीजिए आज का पहला प्रश्न। पैटर्न की अभिलक्षण जो CRT स्क्रीन पर दिखाई देती है जब ज्यावक्रीय वोल्टेज एक साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्लेटों पर लागू होते हैं तो उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। फेज पैटर्न होता है, आई पैटर्न होता है, लिसाजस पैटर्न होता है और कलर पैटर्न होता है। दोस्तों यहाँ पे जो CRT होती है, CRT होती है, CRT, तो ये जो CRT होती है ना, ये क्या है, तो यहाँ पे एक इस प्रकार से होता है भैया, यहाँ पे तो ये जो आगे का जो पर्दा होता है इसका, ये आगे का पर्दा होता है। यहाँ पर अपन को तरंग के रूप में ये क्या दर्शाती है, राशि को व्यक्त करती है। और इसकी राशि को मैं अगर ये कहूं तो भैया इसकी राशि होती है यूं, एक साइन वेव ये हो गई और एक साइन वेव मैं कहूं ये, तो इस प्रकार से, तो ये इस तरह समकोण पर ये काटती है। अगर यूं कहें तो यूं, ठीक है। अगर मैं यूं कहूं तो ये इस प्रकार से भी होती है। तो ये जो पैटर्न तैयार होता है, इस पैटर्न को अपन क्या कहते हैं, लिसाजू पैटर्न कहते हैं दोस्तों, लिसाजू। तो इस पैटर्न को क्या नाम देंगे, लिसाजू पैटर्न कहते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। CRT यानी कैथोड रे ट्यूब होता है, और CRT जो रहती है कैथोड रे ट्यूब। और ये जो कैथोड रे ट्यूब होता है ये CRO का दिल होता है। ये दिल तो है, ये दिल किसका है, तो अपन कहेंगे ये CRO का दिल होता है। किसका दिल होगा, तो यहाँ CRO का दिल किसे कहते हैं, तो नॉर्मली अपन कहते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो CRO का जो दिल होता है वो CRT होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आता है यहाँ आपके स्क्रीन पर, और प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर अगला सवाल आ चुका है, और अगला सवाल क्या है तो देखिएगा। यहाँ पे एक RLC श्रेणी परिपथ में वे शक्ति की गणना निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा की जाती है। दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको पावर का फॉर्मूला ढूंढना है कि यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या होगा, और वो भी किसमें, RLC के अंदर। किसमें, RLC के अंदर। तो यहाँ पे अपन कहते हैं RLC श्रेणी परिपथ कैसे होता है। सबसे पहले R का नाम ले रहा है तो भैया R बना दीजिए। फिर कह रहा है वो L का मतलब यहाँ इंडक्टर होता है, और ये इंडक्टर हो गया। बाद में कह रहा है ये कैपेसिटर, और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, और यहाँ सप्लाई भी दे सकते हो आप। तो यहाँ पे ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये परिपथ कौन सा है तो अपन कहेंगे ये R, L और ये C, और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो ये RLC श्रेणी क्रम होता है। RLC श्रेणी क्रम होता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे शक्ति क्या है, तो ये तो पूछ ही रहा है। तो भैया P बराबर क्या होता है, तो यहाँ कहेंगे VI, और यहाँ पे अब ये L की वजह से क्या आ जाएगा, कोस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे ये अपन ने शक्ति निकाल ली मेरे दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे RLC 3 होते हैं, और यहाँ पे P बराबर VI कोस थीटा राइट ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे RLC। नेक्स्ट अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, और ये अगला प्रश्न आ चुका है। और अगला प्रश्न क्या आया है तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कहते हैं कंड्यूट एल्बो सामान्यतः कहाँ लगाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कंड्यूट एल्बो होते हैं। अब एल्बो का मतलब एल्बो ही होता है, और कहाँ लगाए जाते हैं तो कंड्यूट का मतलब पाइप होता है। तो भैया पाइप का एल्बो का मतलब होता है एल की तरह आकृति यानी बैंड। तो यहाँ पे अपन कहते हैं जैसे ये पाइप है, और एक पाइप मेरे दोस्तों ये है यहाँ पे, और यहाँ पे इस पाइपों को अपन 90 डिग्री में जोड़ना है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से होता है यूं, और ये इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे अपन कहते हैं इसको क्या क्या नाम दिया, और इसी को नाम देते हैं अपन एल्बो। ये एल्बो होता है।
और क्वेश्चन ये कहा जाता है कि ये जो घुमाव होता है भाई, यहाँ पे ये जो घुमाव होता है, ये घुमाव, ये तो ये 7 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसको बंकन त्रिज्या कहते हैं। क्या कहेंगे? बंकन त्रिज्या। तो ये बंकन त्रिज्या होती है, और बंकन त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर से क्या नहीं होनी चाहिए? कम नहीं होनी चाहिए। तो एल्बो होता है, तो एल्बो कहाँ लगाएंगे? तो देखो सीधे प्रवाह में, सीधा प्रवाह में थोड़ी लगाए, सीधे प्रवाह में तो बैंड लगाए जाते हैं। यहाँ कनेक्शन के टैपिंग के लिए नुकीली मोड़ों पर, तो मोड़ पर ही तो लगाएंगे, दीवारों से दूर लगाएंगे क्या? तो यहाँ अपन कह देंगे सीधा कि भैया एल्बो कहाँ लगाए जाते हैं, बैंड कहाँ लगाए जाते हैं, तो अपन कहते हैं यहाँ पे सीधा मोड़ों पर लगाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों यहाँ पे, और अच्छा प्रश्न है ये भी। आइए, यहाँ पे पूछ रहा है चौपर खालिस्तान कन्वर्टर होते हैं, कि यहाँ पे चौपर क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं AC टू AC, यानी AC को AC में कौन चेंज करता है? तो मेरे दोस्तों एक शब्द होता है साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर। अब ये क्या करता है? तो ये मेरे दोस्तों AC टू AC करता है, यानी कि ये क्या करता है? शुद्ध साइन वेव को अनेक राशि, यानी वर्गाकार राशि होती है, त्रिभुजाकार राशि होती है, साटोथ वेव होती है, उसके अंदर चेंज करता है। ठीक है। एक मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे कि आप दिष्टकारी या रेक्टिफायर लिख दीजिए, रेक्टिफायर। और ये रेक्टिफायर क्या काम करता है? तो अपन कहते हैं ये AC टू क्या करता है? DC करता है। यानी कि ये जो आपकी साइन वेव होती है उसको DC में बदल रहा है, लेकिन यहाँ पे DC कौन सी होती है? तो अपन कहते हैं कि यहाँ पे जो DC होती है वो पल्सेटिंग DC मिलती है। भाई DC कौन सी मिलेगी? पल्सेटिंग DC। मेरे दोस्तों एक होता है यहाँ पे फिल्टर। क्या होता है? फिल्टर। और ये फिल्टर क्या काम करता है कि यहाँ पे जो शुद्ध सॉरी यानी कि अशुद्ध DC प्राप्त हो रही है, पल्सेटिंग DC, तो इसको शुद्ध में बदलने के लिए फिल्टर का प्रयोग करते हैं। तो ये जो फिल्टर होता है ये अशुद्ध DC को या पल्सेटिंग DC को शुद्ध DC में बदलता है। तो मैं ये कहूंगा पल्सेटिंग, क्या? पल्सेटिंग DC को किसमें? तो यहां पे अपन कहेंगे शुद्ध DC में कन्वर्ट करता है कौन? यहाँ पे फिल्टर। मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक होता है यहाँ पे चॉपर। क्या होता है? चॉपर। और चॉपर जो होता है ये भी एक कन्वर्टर है, और ये क्या काम करता है? ये DC टू DC करता है। ये क्या करता है? DC टू DC। अरे किसको किसमें? तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जैसे हमारे पास में पल्सेटिंग DC होती है, सॉरी शुद्ध DC होती है हमारे पास में। क्या होती है? हमारे पास में शुद्ध DC होती है ये। तो ये DC होती है, तो इस शुद्ध DC को किस में चेंज करेगा ये? तो ये पल्सेटिंग DC में चेंज करने का। भाई पल्सेटिंग को शुद्ध में तो कौन चेंज करेगा? फिल्टर। और उल्टा काम कौन करेगा? यानी शुद्ध को पल्सेटिंग में बदलने का काम कौन करता है? तो चॉपर करता है। चॉपर दो प्रकार के होते हैं, एक बक प्रकार का होता है, एक बुश प्रकार का होता है। तो यहाँ मैंने ये 4-5 शब्द लिखे। एक होता है साइक्लो कन्वर्टर जो AC को AC में बदलता है, एक होता है रेक्टिफायर जो AC को DC में बदलता है, एक होता है फिल्टर, एक होता है यहाँ पे जो पल्सेटिंग को शुद्ध DC में, एक होता है चॉपर। और मेरे दोस्तों एक और ध्यान रखिएगा यहाँ पे इन्वर्टर। कौन सा? इन्वर्टर। तो इन्वर्टर को भी ध्यान रखिएगा, इन्वर्टर। और इन्वर्टर क्या काम करता है? ये DC को किस में चेंज कर देता है? ये AC के अंदर चेंज करता है। यहां से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, साइक्लो कन्वर्टर AC को AC में, रेक्टिफायर AC को DC में, फिल्टर करता है। ये फिल्टर आपका क्या करता है? तो अपन कहेंगे पल्सेटिंग DC को शुद्ध DC में कन्वर्ट करता है। चॉपर क्या करता है? DC टू DC। और क्लियर करना चाहे तो शुद्ध DC को पल्सेटिंग DC में चेंज करता है। इन्वर्टर क्या काम करता है? तो ये DC को किस में चेंज करता है? AC के अंदर चेंज करता है। तो दोस्तों चॉपर का पूछ रहा है तो चॉपर के पास चले जाओ, तो DC टू DC ठोक दो, AC से AC में, AC से DC में, DC से DC में। तो यही तो अपना राइट ऑप्शन हो गया। ये लो, कोई दिक्कत ही नहीं आई। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या है मेरे दोस्तों यहाँ पे, और ये देखिएगा अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है? तो यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है।
और अगला प्रश्न क्या है तो कमेंट में जवाब दीजिएगा, बहुत ही इजी सवाल है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ अगला प्रश्न अपन कहते हैं कि वास्तविक व्यवहार में ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग क्या होती है। तो मेरे दोस्तों इससे सस्ता तो प्रश्न कोई हो ही नहीं सकता है। तो ट्रांसफॉर्मर की सीधा रेटिंग पूछ रहा है और ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग बताओ क्या होती है। तो अपन कहते हैं सीधा केवीए होती है। आपसे पूछा जाएगा कि किलोवाट की जो रेटिंग होती है ये किसमें यानी किसकी होती है। तो अपन कहते हैं मेरे दोस्तों ये तो जनरेटर की होती है। जनरेटर, और जनरेटर भी कौन सा, तो डीसी जनरेटर की होती है। इसके अलावा और किसकी होती है, तो अपन कहते हैं वास्तविक जो शक्ति होती है उस वास्तविक शक्ति को भी तो किलोवाट में ही मापा जाता है। तो यहाँ वास्तविक शक्ति की भी ये होती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पे केवीएआर किसकी होती है, तो अपन कहते हैं आभासी शक्ति, सॉरी प्रतिघाती शक्ति। तो यहाँ पे प्रतिघाती, तो ये प्रतिघाती शक्ति की होती है। इसके अलावा जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर होती है, उसको भी केवीएआर के अंदर मापा जाता है। यहाँ पे के तो कुछ है नहीं, वैसे किलो एम्पियर आप कह सकते हो, तो एम्पियर धारा की इकाई होती है। तो यहाँ पे ये लो, ये पूरा अपन ने सुपड़ा साफ कर दिया। तो यहाँ पे वास्तविक व्यवहार में ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है, तो ट्रांसफॉर्मर की सीधा है किलोवोल्ट एम्पियर होती है। तो ये बड़ा रूप अगर ले लिया जाए तो बड़ा रूप हो जाता है इसका क्या, मेगावोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट हो गया। ध्यान रखना जो केवीए है इसे ट्रांसफॉर्मर के साथ साथ अल्टरनेटर की भी होती है, अल्टरनेटर की भी होती है। इसके अलावा आभासी शक्ति की भी होती है। तो ये दो की ओर होती है ये केवीए। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों यहाँ पर, और अगला प्रश्न क्या है समझिएगा ध्यान से। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पे निम्न में से कौन सी त्रिसंयोजी अशुद्धि नहीं है, वो नहीं है पूछ रहा है। हमेशा ध्यान रखना इन चीजों पे आप गोला लगा लीजिए, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। जैसे ही प्रश्न पढ़ो तो तरीके से अपन को पढ़ना है। अब अशुद्धियां कौन कौन सी होती है तो ध्यान पूर्वक समझना है। एक होती है यहाँ पे अपन बात करेंगे त्रिसंयोजी अशुद्धि होती है। और त्रिसंयोजी को जैसे अपन कहते हैं यहाँ पे ट्राइवैलेंट, यहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक होता है यहाँ पे पंच संयोजी, और इसे पंच संयोजी को क्या कहते हैं, पेंटावैलेंट ये। तो दोस्तों ये दोनों ही क्या है, तो दोनों ही अपन कहेंगे ये अशुद्धि है। क्या है, अशुद्धि है ये दोनों। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि ये पंच संयोजी तो है, लेकिन इसमें कौन कौन सी अशुद्धियां आती है। तो नॉर्मली अपन कहते हैं कि भैया इसके अंदर एक आती है आर्सेनिक। कौन सी आती है, आर्सेनिक होती है। आर्सेनिक होती है, इसमें एंटीमनी होती है। अगला इसमें कहते हैं कि यहाँ पे एंटीमनी के अलावा फास्फोरस होता है, फास्फोरस। दूसरा अपन कहते हैं कि यहाँ फास्फोरस के अलावा यहाँ पे बिस्मित होती है। कौन सी, बिस्मित। तो दोस्तों ये जो है ये सारी की सारी पंच संयोजी अशुद्धियां होती है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि त्रिसंयोजी कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पर कहेंगे इंडियम। कौन सी होगी, इंडियम होती है। यहाँ पे बात करेंगे गैलियम होती है, गैलियम के अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम। इसके अलावा यहाँ पे बोरॉन होता है। क्या होता है, बोरॉन होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि त्रिसंयोजी कौन कौन सी है, तो मेरे दोस्तों ये है। और पंच संयोजी कौन सी है, तो ये। अब इन अशुद्धियों को शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाता है। तो यानी जर्मेनियम और सिलिकॉन दो होते हैं शुद्ध अर्धचालक। तो यहाँ पे जब उनमें मिलाया जाता है तो वहां एक से P प्रकार पदार्थ निकलता है और एक से N पदार्थ निकलता है।
तो पी तो किससे निकलता है, पी प्रकार तो इससे निकलता है और एन पदार्थ इससे प्राप्त होता है। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो चीज देख लीजिए। कह रहा है त्रिसंयोजी नहीं है। अरे भैया यहाँ पे जो है वो तो पता लगाओ, क्या बोरोन है, कि जी हाँ बोरोन है। क्या इंडियम है, इंडियम है। गैलियम है, गैलियम है। क्या एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम नहीं है। अरे एल्यूमिनियम या फास्फोरस, फास्फोरस, तो भैया ये पंचसंयोजी है। इसका मतलब मामला गड़बड़ यही है कि ये राइट ऑप्शन है। आराम से अपन छांट सकते हैं, इस प्रकार से पूरा डेटा आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे ये। तो अगला प्रश्न अपन पहुंच चुके हैं यहाँ पर और अगले प्रश्न पर अपन आ चुके हैं मेरे दोस्तों यहाँ पे। तो स्ट्रेसिस हानि को उस कोर के लिए पदार्थ का चयन करके कम किया जाता है। तो मेरे दोस्तों स्ट्रेसिस हानि जो होती है इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये पता लगा लो कि स्ट्रेसिस हानि जो होती है ये कौन सी हानि है। तो अपन कहते हैं कि एक होती है लोहा हानि। कौन सी होगी, लोहा हानि को अपन कोर हानि भी कहते हैं और इस कोर हानि को अपन चुंबकीय हानि भी कहते हैं। कौन सी हानि कहेंगे, चुंबकीय हानि कहते हैं। और दोस्तों ये जो लोहा हानि होती है ये लोड पर निर्भर नहीं होती है। ये निर्भर किस पर होती है, तो अपन कहते हैं ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर होती है। जब ये लोड पर निर्भर नहीं होती है इसीलिए इसको नियत हानि कहते हैं। क्या कहते हैं, नियत हानि कहते हैं। और ये जो हानि होती है ओनली फॉर एसी पे होती है मेरे दोस्तों। किस पर होगी, एसी पर होती है। अब यहाँ पे अगर मैं प्रकार की बात करूं तो यहाँ पे प्रकार, तो यहाँ पे दो प्रकार होते हैं इसके। और दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है यहाँ पे कौन सा, स्ट्रेसिस। स्ट्रेसिस जो होता है, स्ट्रेसिस को अपन क्या कहते हैं, शैथिल्य हानि कहते हैं। क्या कहेंगे, शैथिल्य हानि कहते हैं। और इसी को मंदायन हानि भी कहा जाता है। यहां मैं बात करूं तो यहाँ पे इसको कहते हैं भंवरधारा, भंवरधारा हानि, यानी कि अपन कहते हैं एडी करंट हानि, एडी करंट हानि कहा जाता है मेरे दोस्तों। और यहाँ पे एडी करंट हानि को ही क्या कहते हैं, फोकाल्टो हानि कहते हैं, फोकाल्टो हानि कहते हैं। ये जो हानि होती है ये चुंबकीय कोर बार बार चुंबकित विचुंबकित के कारण होती है। तो इसको कम करने के लिए कोर में सिलिकॉन पदार्थ मिला करके कम किया जाता है। तो भैया मैं निवारण की सीधा बात करता हूं। निवारण क्या है, तो अपन कहेंगे कि जो कोर होती है उस कोर के अंदर क्या मिला दीजिए, कोर में सिलिकॉन, क्या सिलिकॉन मिला दीजिए। और सिलिकॉन कितना मिला दीजिए, 3 से 4% मिलाया जाता है। कोर में सिलिकॉन 3 से 5% मिलाते हैं, यानी मिलाकर। येलो साहब ये निवारण हो गया। यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि भंवरधारा हानि क्या होती है, तो अपन कहते हैं कोर होती है तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा के कारण यहाँ पे क्या हो जाती है, हानि होती है। तो भंवरधारा हानि को कम करने के लिए कोर को पटलित किया जाता है। तो यहाँ पे भी अपन कहते हैं निवारण की बात करते हैं भैया। निवारण की अगर मैं बात करूं तो अपन कहेंगे कि जो कोर होती है, कोर को पटलित व लेमिनेटेड या लेमिनेशन करके, लेमिनेटेड करके, तो लेमिनेटेड करके। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पटलित कितनी की जाती है, तो अपन कहेंगे 0.35 से 0.50 mm की जाती है। तो ये अपन ने, अब इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो भैया फॉर्मूला लिख सकते हैं, WH बराबर नीटा बी मैक्सिमम की पावर होती है यहाँ पे 1.6 F, और यहाँ पे अपन बात करेंगे कि V। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है। और यहाँ इसका जो फॉर्मूला होता है WE बराबर, इसमें भी मेरे दोस्तों ध्यान रखना नीटा आता है, यहाँ पे नीटा आता है। और यहाँ बी मैक्सिमम का स्क्वायर होता है, एफ का स्क्वायर होता है, टी का स्क्वायर होता है, और यहाँ वी फॉर वॉल्यूम भी आता है। तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे मैं के भी लगा सकता हूँ। तो ये स्ट्रेसिस नियतांक को, सॉरी स्ट्रेसिस का यहाँ एडी करंट का नियतांक आएगा और यहाँ स्ट्रेसिस का नियतांक आता है। तो दोनों में ये चीजें
बखूबी आती है। अब आपसे क्या पूछा है, स्ट्रेसिस हानि को स्कोर के लिए पदार्थ का चयन करो। तो भैया पदार्थ का चयन कर लिया अपन ने, क्या मिलाकर, सिलिकॉन मिलाकर के। अब यहाँ दूसरा एक स्ट्रेसिस गुणांक होता है, तो स्ट्रेसिस गुणांक है, निम्न स्ट्रेसिस गुणांक होता है, निम्न संचरण गुणांक होता है, उच्च स्ट्रेसिस गुणांक होता है, और यहाँ इकाई गुणांक होता है। तो भैया यहाँ पे स्ट्रेसिस जो गुणांक होता है वो क्या होना चाहिए, हमेशा निम्न होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन होता है। आगे अपन बात करते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या आता है, ये देखिएगा अगला प्रश्न। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों, तो अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, और स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। तो ये क्या कह रहा है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं संधारित्र के साथ एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए रिपल फैक्टर के द्वारा ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा है पूर्ण तरंग, एक होता है पूर्ण तरंग, एक होता है हाफ वेव। तो यहाँ पे वो दिष्टकारी के साथ में कैपेसिटर लगा करके बात कर रहा है, और यहाँ जो पूर्ण तरंग होती है, तो यहाँ पे पूर्ण तरंग हो जाएगी, एक होती है 1/4, ठीक है, 4√3 होता है। यहाँ पे बात करते हैं एफ आता है, आर आता है और सी आता है। तो यहाँ पे 4√3 एफ आ गया, एल आ गया, सॉरी आर आ गया, सी नहीं है लेकिन सी है ना। तो यहाँ पे 4√3 हो गया, एफ आ गया, आर आ गया और सी आ गया। तो आर एल का मतलब होता है लोड रेजिस्टेंस। ये अगर ये तो किसके लिए है, ये तो फुल के लिए है, एफ यू एल, तो ये फुल के लिए। और हाफ के लिए कौन सा आता है, तो 1/2 एफ आर एफ एल कह दो चाहे इसको ना, और ये सी। तो ये तो है हाफ रेक्टिफायर, और ये है फुल रेक्टिफायर के लिए। क्लियर। तो ये इस प्रकार से है। तो ये रिपल फैक्टर है, रिपल फैक्टर को अपन क्या कहते हैं, उर्मी का गुणांक। यहाँ पे उर्मी का गुणांक कहते हैं, ये लो गुणांक, उर्मी का गुणांक। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन होता है। हाँ जी, आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं अपन यहाँ पे। तो ये हो ही गया इसका, ठीक है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो समझते हैं अगले प्रश्न को ध्यान पूर्वक। डीसी जनरेटर किस नियम के सिद्धांत पर काम करता है, ये तो किसी का गलत ही नहीं होना चाहिए। तो डीसी जनरेटर है, डीसी मोटर है, सिंगल फेज है, 3 फेज है, अल्टरनेटर है, ये सब एक ही तो सिद्धांत पे काम कर रहे हैं, माइकल फेराडे का चुंबकीय प्रेरण। तो यहाँ पे चुंबकीय प्रेरण तो नहीं है, लेकिन माइकल फेराडे बैठा है आराम से, तो जब दिक्कत ही नहीं है, बैठा ही है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, यहाँ एक होता है एम्पियर का नियम, एक होता है लेंज का नियम। लेंज का नियम होता है एसी सिद्धांत पर काम आता है, एम्पियर का नियम होता है तो धारा प्रवाह की दिशा ज्ञात करने के लिए अपन प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे कि 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो भैया 3 पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं, एक होता है 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट का जो प्रयोग होता है केवल श्रेणी मोटर को चलाने के लिए होता है। कौन सी, डीसी श्रेणी। एक होता है यहाँ पे 3 पॉइंट स्टार्टर, और 3 पॉइंट स्टार्टर होता है ये संट के लिए। अगर ये नहीं आता है तो संट प्लस कंपाउंड के लिए आता है। और यहाँ पे अपन बात करेंगे 4 पॉइंट स्टार्टर, और 4 पॉइंट होता है मेरे दोस्तों कंपाउंड मोटर के लिए, कंपाउंड मोटर के लिए होता है। अब आपसे पूछा जाए कि 4 पॉइंट का उपयोग कहाँ किया जाता है, कि संट कंपाउंड दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो अपन फिर दोनों करेंगे, ध्यान रखना। 3 से भी दोनों चला सकते हैं, और 4 से भी दोनों चला सकते हैं। ऑप्शन में अगर दोनों का है तो अपन दोनों करेंगे। अब दोस्तों यहाँ स्टार्टर क्या करता है, तो अपन कहते हैं स्टार्टर हमेशा क्या करता है कि शुरुआत में क्या होती है, धारा का मान बहुत ज्यादा होता है, तो उस धारा को शुरू में कम करके और मोटर को चालू करने का कार्य करता है। तो आर्मेचर धारा को न्यूनतम करने के लिए, पथ से विद्युत वाहक बल को न्यूनतम करने के लिए, पथ से विद्युत वाहक बल को अधिकतम करने के लिए, और आर्मेचर धारा को अधिकतम करने के लिए। तो मेरे दोस्तों हमेशा जो स्टार्टर होता है वो आर्मेचर धारा को क्या करता है, कम करता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रतिरोध होते हैं वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं, और बाद में फिर इनको हटा दिया जाता है। तो आर्मेचर धारा को कम करने के लिए, आर्मेचर धारा को कम करने के लिए यहाँ पर स्टार्टर का क्या करते हैं, प्रयोग। आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि 3 पॉइंट स्टार्टर कौन से मोटर के लिए होता है, तो यहाँ पर कहेंगे संट मोटर के लिए, 4 पॉइंट होता है कंपाउंड मोटर के लिए, 2 पॉइंट होता है श्रेणी मोटर के लिए। अगर कॉम्बो में हो
तो 4 पॉइंट का उपयोग शंट व कंपाउंड दोनों के लिए किया जाता है और 3 का भी दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन बेटर होता है यहाँ पे 4 पॉइंट स्टार्टर। अगला बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आता है मेरे दोस्तों, और यहाँ पे आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आरसी श्रेणी परिपथ में एसी धारा होती है। तो दोस्तों एसी धारा कहाँ होती है, कौन से परिपथ में? आरसी। आरसी का मतलब हो गया ये परिपथ हो गया यहाँ पे आर और सी। तो यहाँ पे आर और सी होता है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इसके अंदर जो धारा होती है, यहाँ पे जो धारा होती है वो वोल्टेज से आगे होती है यो। जबकि मैं बात करूं यहाँ पे आर एल, इस परिपथ की अगर मैं बात करूं दोस्तों आर और एल की, तो इस परिपथ में क्या होता है कि जो धारा होती है वो धारा वोल्टेज से क्या होती है? पीछे होती है। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पीछे होती है, यहाँ आगे होती है। इसमें आगे है तो यहाँ पावर फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? अग्रगामी। क्या होगा? अग्रगामी होता है पावर फैक्टर ये। और इसमें जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा? तो अपन कहेंगे पश्चगामी। पश्चगामी होता है। तो मैं एक साथ दोनों बता रहा हूं भी। तो यहाँ पे आर से श्रेणी परिपथ है तो उसमें धारा होती है, तो धारा होती है तो अपन कहेंगे वोल्टेज से आगे होती है, प्रयुक्त वोल्टेज के पीछे होती है, वोल्टेज के आउट फेज में होती है, वोल्टेज के फेज में होती है, प्रयुक्त वोल्टेज के अग्रगामी। वोल्टेज से अग्रगामी, वोल्टेज से आगे तो है यहाँ पे, तो वोल्टेज से आगे होती है। तो राइट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन होता है। क्लियर दोस्तों? आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आता है हमारे पास में ये, और ये प्रश्न आ चुका है यहाँ पे। आइए समझते हैं इसको भी कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी फुल वेव में PIV पिक इनवर्स वोल्टेज, PIV का मतलब क्या है यहाँ पे? PIV यानी कि अपन कहेंगे कि भैया यहाँ पे पिक इनवर्स वोल्टेज, पिक इनवर्स वोल्टेज ये। तो यहाँ पे हमारे पास में दो होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक आपके पास होता है फुल वेव रेक्टिफायर होता है, और एक होता है ब्रिज वेव रेक्टिफायर होता है ये। इस प्रकार से अगर मैं डायोड की संख्या की बात करूं दोस्तों, तो इसमें एक होता है, इसमें दो, और इसमें चार होता है। अगर मैं यहाँ पे दक्षता की बात करूं तो इसमें 40.6% होता है, 81.2% होता है, और 81.2% होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे और आउटपुट फ्रीक्वेंसी की, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है तो इसमें इनपुट होती है, इनपुट के बराबर होती है, इसमें 2 इंटू इनपुट होती है, और इसमें 2 इंटू क्या होती है? इनपुट होती है यहाँ पे। तो यहाँ अब आपसे पूछ रहा है पिक इनवर्स वोल्टेज कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हाफ वेव में क्या होती है? V मैक्सिमम होती है, यहाँ पे 2V मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे V मैक्सिमम होती है। तो ये क्या है? पिक इनवर्स वोल्टेज होती है। तो ये किसी का भी पूछ ले तो आराम से बता देंगे। आपसे पूछ रहा है फुल वेव की, तो ये फुल वेव में 2V मैक्सिमम होता है, यानी राइट ऑप्शन होगा। अगर वो हाफ वेव या ब्रिज के अंदर पूछ ले तो ध्यान रखना V मैक्सिमम करेंगे, यानी वोल्टेज होगा वो अधिकतम वोल्टेज होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या आता है? तो अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पर, और अगला प्रश्न को ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो अगला प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्तों यहाँ पर। तो उपयंत्र की संवेदनशीलता का इकाई क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे संवेदनशीलता, तो संवेदनशीलता क्या है? संवेदनशीलता, तो यहाँ पे प्रतिरोध तथा वोल्टेज जो होता है उसका अनुपात, प्रतिरोध तथा वोल्टेज का अनुपात ही क्या कहलाएगी? संवेदनशीलता। और संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है? प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम, और प्रति में क्या, ये नीचे क्या जाएगा? वोल्ट। तो ओम प्रति वोल्ट होता है। तो ओम प्रति वोल्ट, ये पहला ही ऑप्शन मैच खा रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? संवेदनशीलता का मात्रक यानी ओम प्रति वोल्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, और अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे
तो अगला प्रश्न है कि पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होती है। यहाँ पे एयर ब्लास्ट कूलिंग होती है, नेचुरल कूलिंग होती है, गैस कूलिंग होती है और यहाँ पे ऑयल कूलिंग होती है। तो दोस्तों यहाँ पे वो पर्सनल पावर के लिए कह रहा है, जबकि जो हमारा पावर के अलावा जो वितरण ट्रांसफार्मर है उसके अंदर भी अपन ऑयल भरते हैं, तो ऑयल तो ऐसे लेकर जेड तक सब में होगा, इसमें तो कोई दोष ही नहीं है। और यहाँ पे नेचुरल की बात करते हैं तो ये तो बहुत ही निम्न क्षमता का होता है। गैस का अपन प्रयोग वैसे नॉर्मल करते हैं। यहाँ पे एयर ब्लास्ट जो होता है ये बहुत पावरफुल जो होता है उसके अंदर प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न क्या है, और अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, और क्या कह रहा है कि संधारित्र प्रवर्तित एकल फेज में यदि संधारित्र के स्थान पर खाली स्थान लगा दिया जाए तब भी समान दिशा में चलती रहेगी। यानी एक हमारी सिंगल फेज मोटर है और सिंगल फेज मोटर है, तो संधारित्र की जगह वो क्या लगवाना चाह रहा है, ताकि समान दिशा में चलती रहे। दोस्तों संधारित्र की जगह अगर चौक लगा दिया जाता है तो मोटर उल्टी दिशा में काम करने लग जाती है, और यदि संधारित्र की तरह जगह प्रतिरोध लगा दिया जाए तो वो उसी दिशा में काम करेगी, क्योंकि स्टार्ट तो किसने कर दिया, कैपेसिटर ने, तो प्रतिरोध लगाते ही वो अपनी दिशा उसी दिशा में चलती रहेगी। प्रेरक प्रतिरोध बाकी कॉमन तो रहेगा ही नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे, यहाँ आ चुका है, और ये क्या कह रहा है कि एक एसी परिपथ के चौक प्रतिघात एक्सएल को प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों मैं बार बार इस चीज को बता चुका था कि यहाँ पे अगर एल यानी प्रेरक के लिए पूछे, तो एल यानी प्रेरक के लिए पूछे तो यहाँ पे जो प्रतिघात होता है एक्सएल, तो ये क्या होगा, तो अपन बताएंगे 2 पाई एफ एल होता है। अगर आप सी के लिए पूछे तो एक्स सी आता है, और ये होता है 1/2 पाई एफ सी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार से है और ये इस प्रकार से, यानी प्रेरक के लिए पूछे तो एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल होता है, और अगर कैपेसिटर के लिए पूछे तो एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ सी होता है। ठीक, क्लियर यहाँ पे। तो ये दोनों चीजें हैं, और ये दोनों ही चीजें गतिशील तत्व होते हैं। ये क्या होंगे, तो अपन कहेंगे ये गतिशील तत्व होते हैं। तो ये गतिशील क्या होंगे, तत्व होते हैं। अब देख लीजिए, एक ऐसी परिपथ में प्रेरक यानी प्रतिघात एक्सएल को प्रदर्शित करता है, एक्सएल 2 पाई एफ एल, ये सीधा पहला ही मिल चुका है। तो यहाँ पे और तो कोई दिक्कत नहीं है फिर अपन को ढूंढने की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों, और यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल वो पूछ रहा है, तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। और यहाँ पे न्यूमेरिकल में भी क्या कहा गया है कि 2 ओम है, 3 ओम है, 6 ओम है, 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो कुल संयोजन का कुल कितना प्रतिरोध होगा। पहला चीज तो है कि यहाँ बिना पेन चलाए अपन हल कर सकते हैं, जबकि थोड़ा बहुत भी अगर दिमाग लगाए तो यहाँ आराम से अपन निकाल सकते हैं। तो भैया 3 प्रतिरोध दे रखा है और तीनों समांतर में है, और हमको ये पता है समांतर का सूत्र क्या होता है, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा 2, 1/3, और यहाँ 1 क्या हो जाएगा 6। एलसीएम लिया तो 6 आ गया, यहाँ 3, 2 और 1, तो यहाँ कितना आ गया 6/6। मुझे RT निकालना है तो संख्या पलट जाएगी, तो 6/6 बराबर कितना आ गया 1 ओम आ जाता है दोस्तों। लेकिन मैं कई बार बता चुका कि समांतर में जब असमान मान होते हैं तो कुल समांतर में जब असमान मान होते हैं तो जो कुल प्रतिरोध होता है दिए हुए में, ये देख लो सबसे छोटा कौन सा है और उससे भी कम आएगा। तो यहाँ अपन ने नजर फैलाई तो ये 2 है, और अब कुल प्रतिरोध आएगा जो 2 से भी कम आएगा, और हमारे ऑप्शन में केवल एक ऐसा मान है, ए ऑप्शन, जो केवल 2 से कम है। तो आंख बंद करके भी अपन लगा सकते थे यहाँ पे, तो ये राइट ऑप्शन होता है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल आ चुका है यहाँ पर, और अगला सवाल क्या आया है आइए देखते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे है निम्न प्रतिरोध मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों निम्न विधि का प्रयोग नहीं है वो पता लगाना है। एक होता है मेगा ओम ब्रिज, एक होता है एमीटर वोल्टमीटर विधि, विभव मापी, और केल्विन ब्रिज होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं चर्चा करूंगा तो यह मैं कई बार बता चुका कि एक होता है निम्न प्रतिरोध, एक होता है यहाँ पे मध्यम प्रतिरोध, और यहाँ पे मध्यम, और यहाँ होता है एक उच्च प्रतिरोध। निम्न प्रतिरोध होता है 1 ओम तक होता है, यहाँ पे मध्यम जो होता है 100 किलो ओम तक होता है, और यहाँ पे बात करते हैं कि 100 किलो ओम से अधिक होता है। इसको मापने के लिए तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, तो अपन कहते हैं केल्विन का प्रयोग करते हैं। इसका मापने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। और इसको मापने के लिए अपन यहाँ पे मेघर का प्रयोग करते हैं, मेघर। दोस्तों ध्यान रखना ये 3 नाम मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये शुद्ध मान दर्शाएंगे आपको, जबकि इनमें और भी डाटा होता है। ये नहीं है कि केवल इनसे ही मापा जाता है, लेकिन ये जो शुद्ध है सबसे ज्यादा माप रहे हैं। लेकिन अपना काम यहां से भी चल रहा है भाई। ये कह रहा है कि निम्न प्रतिरोध मापने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग नहीं है, तो व्हीट स्टोन ऑप्शन में है क्या, नहीं है। क्या मेगर ऑप्शन में है, जी हाँ है। कहाँ है ये बेटा, मेगा ओम ब्रिज। तो ये किस में मापता है, मेगर है तो मेगा ओम में ही तो मापता है। तो मेगा ओम में तो ये तो उच्च मान को मापता है। ये कह रहा है कि निम्न प्रतिरोध को मापने की विधि नहीं है। तो यहाँ पे अपन ने छांट लिया आराम से कि भाई साहब इसके बस की बात नहीं है कि निम्न को माप सके। ये तो सीधा ही काम कर रहा है, 100 किलो ओम से ज्यादा को मापता है, और ये कह रहा है निम्न यानी 1 ओम तक मापे बस केवल। तो ये चीज ध्यान रखना। इसका मतलब निम्न को मापने के लिए केल्विन का तो सबसे शुद्ध रूप से करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा विभव का भी होता है, एमीटर वोल्टमीटर का भी अपन प्रयोग करते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, और अगला प्रश्न आता है ये, और आ चुका है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मर निम्न में से किस पैरामीटर को स्थानांतरित करता है। गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, बार बार बता चुका था मैं इसको। यानी हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो निम्न में से किसको ट्रांसफर करता है, क्योंकि इंग्लिश भी साथ साथ देख सकते हैं कहाँ गया ये ट्रांसफर। तो यहाँ पे मैं बार बार बता चुका था कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है एक प्रकार की स्टैटिक युक्ति होता है। युक्ति यानी कि स्थिर प्रकार की युक्ति है, मूवेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर करता है, यहाँ पे बात करेंगे पावर यानी कि शक्ति, पावर यानी शक्ति। दूसरा अपन बात करेंगे यहाँ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बोले तो आवर्ती। यहाँ पे इन दोनों को क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है, स्थानांतरित करता है। तो यहां पे क्या करेंगे, ट्रांसफर। और मैंने कई बार ये भी बताया, गलती से दोनों ऑप्शन हो तो पहली प्रायोरिटी किसे देंगे, पावर को, और दूसरी किसे देंगे, फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में फेरबदल संभव है कितना परसेंट, 3% होना। तो यहाँ पावर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहां पे आपसे पूछा जाए कि परिवर्तित किसे करता है, परिवर्तित, तो परिवर्तित करता है हमारा ट्रांसफॉर्मर किसको, तो अपन कहेंगे भैया वोल्टेज को। किसको, वोल्टेज को। क्या धारा को भी करता है कि, जी हाँ धारा को भी करता है। तो ये दो को तो क्या करता है, परिवर्तित करता है यानी चेंज, इसको तो चेंज करता है। और ये ट्रांसफर किसे करता है, तो ट्रांसफर करता है पावर और फ्रीक्वेंसी को, यानी स्थानांतरित कर देता है। तो आवर्ती है, शक्ति है, यहाँ पे वोल्टेज है, धारा है। तो भैया मेरे दोस्तों इन दोनों को तो वो क्या करता है, चेंज करता है, और इन दोनों को क्या करता है, यहाँ पे अपन कहेंगे ट्रांसफर करता है। लेकिन अब ऑप्शन में से दोनों को एक को छांटना है, तो पहली प्रायोरिटी किसे देंगे अपन, पावर को देते हैं। पावर ऑप्शन में नहीं होता तो फिर फ्रीक्वेंसी तो करते ही करते, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या है,
और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और अगला प्रश्न है, ध्यान पूर्वक देखिएगा इसको। तो अगला प्रश्न है दोस्तों अपने यहाँ पर, और अगला प्रश्न समझते हैं। बैटरी से संयोजित प्रतिरोध R1, R2, R3 में यदि वोल्टेज ड्रॉप क्रमशः 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट है तो बैटरी का कुल वोल्टेज कितना होगा। मैं बार बार आपको बता चुका था कि सेल बैटरी आए तो यहाँ पे दो संयोजन याद रखना बस। श्रेणी क्रम में क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि श्रेणी क्रम में हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं समांतर। समांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं तो किसको बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर कहेंगे धारा क्षमता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ वोल्टेज क्षमता को बढ़ाते हैं और यहाँ धारा क्षमता को बढ़ाते हैं। अब पूछा क्या है, बैटरी में संयोजित प्रतिरोध R1, R2, R3 में यदि वोल्टेज ड्रॉप क्रमशः इतना इतना है तो वो कुल होगा, अरे भाई कौन सा क्रम है, तो बैटरी से संयोजित प्रतिरोध R1, R2, R3 में यदि वोल्टेज ड्रॉप क्रमशः इतना इतना है तो भैया अब देखो 99% यहाँ पे अपन ज्यादातर जो बैटरियां होती है अगर इस तरह कंडीशन देता है तो अपन ऑप्शन के द्वारा भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पे भाई ऑप्शन के द्वारा उठा सकते हैं। तो यहाँ अगर समांतर में जोड़ रहे हैं तो समान मान के तो है नहीं, समान मान के होते तो अपन यहाँ एक साथ वो समान मान के करते। तो यहाँ पे अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग कह रहा है, जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप इतना है और बैटरी में कुल वोल्टेज कितना होगा, कुल वोल्टेज कितना होगा। भाई मैं समांतर में अगर लेता हूं तो धारा क्षमता बढ़ती है और वो ये कहता है कि 4 सेल है, 4 जैसे 10 वोल्टेज के हैं तो मैं 10 ही करता, ऐसा भी नहीं है। और ये कुल वोल्टेज पूछ रहा है तो यहाँ पे अलग अलग मान के है, इसका मतलब ये श्रेणी के अंदर क्या है, जुड़े हुए हैं और यहाँ पे कुल वोल्टेज क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ये श्रेणी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो 10 + 20 + 30 बराबर 60 वोल्टेज होगा। तो राइट ऑप्शन ये। तो कई प्रश्न क्या है ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं, तो ऑप्शन को ध्यान में रख करके कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं समांतर के माध्यम से करूं तो धारा क्षमता का कोई जिक्र नहीं है, वोल्टेज करूं तो वोल्टेज अलग अलग है। तो यहाँ इससे नहीं बैठ रहा, श्रेणी में जुड़ते हैं तो श्रेणी में सीधा जोड़ दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न लीजिएगा और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे आपके स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पर एक शुद्ध प्रेरक में औसत शक्ति खपत होती है, यानी शुद्ध प्रेरक है जिसमें औसत शक्ति है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे एक है शुद्ध प्रेरक और एक होता है शुद्ध संधारित्र बोले तो कैपेसिटर, ये दोनों है। अब दोनों के अंदर क्या क्या पूछ सकता है वो चीज देखिएगा। शुद्ध कैपेसिटर के अंदर यहाँ पे मैं ये पूछूं कि भैया प्रतिरोध कितना होगा, तो यहाँ प्रतिरोध होगा 0 यहाँ विरोध की मैं पूछूं कि किस किस का कौन कौन विरोध करेगा, तो शुद्ध प्रेरक जो होता है ये धारा परिवर्तन का विरोध करता है। किसका परिवर्तन का, तो धारा परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये किसका परिवर्तन का, तो ये वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करेगा, वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूं ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ऊर्जा परिवर्तित। तो अपन कहते हैं कि ये विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, तो चुंबकीय ऊर्जा में, ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा को स्थिर विद्युत ऊर्जा में, स्थिर विद्युत ऊर्जा में करता है। दूसरी चीज अब इसमें धारा और वोल्टेज के बारे में अंतर देखिएगा कि भैया ये शुद्ध है तो धारा और वोल्टेज है, तो अपन कह रहे हैं कि धारा परिवर्तन का तो ये विरोध कर रहा है, और जो विरोध करेगा वो आगे कैसे बढ़ जाएगा, तो आगे नहीं बढ़ेगा तो कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा। और यहाँ वोल्टेज ही है तो 90 डिग्री वोल्टेज कहाँ होता है, धारा से आगे होता है, या फिर ऐसे कह दो कि जो धारा होती है ये वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है, किसमें, शुद्ध प्रेरक में। अब इसमें देखो, तो इसमें अपन क्या कहते हैं कि भाई तो किसका विरोध कर रहा है, वोल्टेज का, तो पीछे रहेगा वोल्टेज तो, और धारा क्या रहेगी आगे कितना डिग्री,
तो फिक्स है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ यानी धारा और वोल्टेज में संबंध अपन ने देख लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पावर फैक्टर की। तो भैया पावर फैक्टर के अंदर क्या है, धारा पीछे है तो पश्चगामी, पश्चगामी, लेकिन पश्चगामी कितना, तो अपन कहेंगे 0 डिग्री पश्चगामी या 0 पश्चगामी बोलो सीधा, 0 पश्चगामी। ये क्या है, धारा आगे तो अग्रगामी, ऐसा याद रखो सीधा, अग्रगामी। और ये कितना, तो अपन कहेंगे 0 अग्रगामी। तो ये 0 अग्रगामी, ये 0 पश्चगामी होता है कौन, पावर फैक्टर। अब पूछा क्या है इसमें, तो शक्ति खपत, तो शक्ति खपत खपत है, तो यहाँ खपत होगी भाई, जब प्रतिरोध ही 0 है तो शक्ति खपत भी क्या होगी 0, क्योंकि शुद्ध है, तो ये भी 0 होती है और ये भी 0 होती है। क्लियर। तो ये सारे की सारी चीजें इनमें ध्यान अपन को रखनी पड़ेगी। अगर मैं संयोजन की बात करूं, संयोजन, तो ध्यान रखना संयोजन में ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो अब ये काफी सारी चीजें एक साथ क्लियर हो गई। तो यहाँ पे शुद्ध प्रेरक में औसत शक्ति खपत कितनी होती है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 0 यानी कि 0 होती है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर और काफी अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो लीजिएगा अगला प्रश्न। 3 समान बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, 3 समान बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और ये तीनों कुल m शक्ति वे करते हैं। ठीक है, m शक्ति, तीनों m शक्ति वे करते हैं। ठीक है, यदि बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो वे शक्ति कितनी होगी। तो भैया यहाँ पे 3 बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और ये तीनों कुल, अच्छा कुल दे दिया तो एक की कितनी होगी, एक की कितनी होगी, तो अपन कहेंगे m/3। भाई कुल जब m है तो एक की कितनी होगी, तो अपन कहेंगे m/3 होगी। और अब कह रहा है ये कि बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कुल कितनी होगी। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे कितने बल्ब है, 3, तो यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू और ये बट्टे में जाएगा, तो यहाँ पे m/3 ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा और 9m ओनली कितना आ जाएगा, 9m। तो इस चीज को ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है वैसे। तो यहाँ पे सीधा कितना हो जाएगा, 9m हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और यहाँ पे अगला प्रश्न आता है कि 3 वोल्टेज EA, EB और EC वाली एक 3 फेज विद्युत प्रणाली में तीनों वोल्टेज का परिमाण समान है और वे एक दूसरे से कितने डिग्री पर, देखो पागल बनाने का इससे अच्छा तरीका नहीं है, यानी इतना घुमा दिया, लास्ट में कह रहा है कि तीनों वोल्टेज का, लास्ट में कौन पूछ रहा है, अरे सीधा ही कह देगा 3 फेज मोटर है कितना डिग्री का अंतर होता है, लेकिन वो स्टूडेंट को इतना ओप्लेक्स कर जाता है हद से ज्यादा। तो तीनों वोल्टेज का परिमाण समान है तो वे कितने डिग्री पर जुड़ेंगे, सीधी सी बात है 120 डिग्री पे तो जुड़ेंगे 3 फेज में। तो यहां दिक्कत ही नहीं है, पागल बनाने वाले भी भाई खूब है और अपन बढ़ने वाले तैयार रहते ही है फिर। हाँ जी, संधारित्र युक्त अर्ध तरंग दृष्टकारी का उर्मी का गुणांक कितना है। दोस्तों थोड़ा सा अभी अपन ने जस्ट अभी तक तो आधे क्वेश्चन भी नहीं करे और एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले पूछा गया था फुल वेव, और यहाँ अब पूछ लिया हाफ वेव। वाह, पेपर बनाने वाले ने खूब मजाक किया है, एक थोड़ी देर पहले फुल का पूछ लिया, एक आधे का पूछ लिया। अब तो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था यहाँ पे r बराबर 1/4 देखा था, √3 देखा था, f देखा था, RL देखा था और v देखा था, यहाँ पे सॉरी c यहाँ पे। तो मैंने ये भी कहा था कि ये तो भैया किसका है, ये तो फुल का है, तो हाफ का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हाफ का हो जाता है आपका 2 √3 f RL और c हो जाता है ये। क्लियर। तो ये अब छांट लीजिए 1/2 √3 f और RLC, 1/2 √3 f, ये मिल ही गया, ये बस एक ये दो तो राइट ऑप्शन। अब ऐसे भी प्रश्न होते हैं। हाँ जी, अगला, पर अगला आ चुका है यहाँ पे,
और ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान पूर्वक, श्रेणी परिपथ में निम्नलिखित में से कौन सा समान रहता है। अब ये कोई क्वेश्चन है क्या, लेकिन दे रहा है वो, क्यों, क्योंकि अपन पास हुआ आराम से इसलिए दे रहा है। तो भैया यहाँ पे बात करते हैं श्रेणी क्रम। तो ये श्रेणी क्रम है, और श्रेणी क्रम में एक होता है समान और एक होता है असमान। तो भैया समान तो क्या होगा, धारा, और असमान क्या होता है, वोल्टेज, ये लो। और एक होता है अपने पास में क्या, समांतर संयोजन, और समांतर संयोजन में वही दो चीज, समान और असमान। असमान, तो इसमें समान क्या है, वोल्टेज, और इसमें धारा होती है समान, ये लो। अब श्रेणी में पूछ रहा है तो श्रेणी के पास पहुंचो, और श्रेणी में समान के लिए कह रहा है तो धारा पकड़ो और धारा को ठोक दो, धारा, ये रहा। अब कहाँ दिक्कत आई ऐसे प्रश्नों में, अरे यहाँ आराम से ढूंढोगे तो 40% तो ऐसे हैं जो बिना पेन चलाए तुरंत राजी राजी हो जाते हैं। आगे अपन करते हैं, आगे देखिएगा आप, यहाँ पे विद्युत शक्ति के संचरण, ठीक है, संचरण का मतलब है पारेषण, पारेषण और वितरण के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। भाई साहब यहाँ पे न तो अपन पारेषण में न वितरण में किसी का प्रयोग नहीं करते, तांबे का, एल्यूमिनियम का, टंगस्टन का, स्टील का, बताइए। तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि तांबे का, एल्यूमिनियम का, टंगस्टन का और स्टील का प्रयोग। तो भाई स्टील में तो बात ऐसी है जैसे पोल भी बनते हैं और जीआई तार होते हैं, ठीक है। यहाँ बात करते हैं, ये तो खूब अथाह भंडार होता है, जो तार होते हैं सारे इसी के बनाए जाते हैं, ये दो। तो अब बात करते हैं टंगस्टन और ये तांबा। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसमें तांबे की बसवार प्रयोग करते हैं अपन, और वहां पे तांबे के तार होते हैं, लेकिन टंगस्टन का कहाँ प्रयोग करोगे मुझे ये बता दीजिए। बस एक ज्यादा से ज्यादा आप सर्किट ब्रेकर के अंदर जो ये परिवर्तित जो कॉन्टेक्टर होता है वो भी मिश्रण के अंदर प्रयोग करते हैं, लेकिन ये तो लाइन में कह रहा है, ठीक है। तो अपन इसका प्रयोग बिल्कुल भी कदापि नहीं करते हैं, यानी टंगस्टन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये टंगस्टन का उपयोग अपन नहीं करेंगे। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, पूरा सोच समझ के पहले ऑप्शन पढ़ा करो और फिर जवाब देंगे अपन। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फ्यूज वायर में प्रयोग नहीं होता है। तो भैया फ्यूज वायर अपन ध्यान से देखो, फ्यूज वायर, अरे फ्यूज, पहले तो ये कि क्या है ये, तो अपन कहेंगे ये सुरक्षा, ये सुरक्षा युक्ति है। आपसे पूछेगा रेटिंग किसमें है, तो भैया इसकी रेटिंग एम्पियर में है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो अपन कहते हैं ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आपसे पूछा जाएगा किस सिद्धांत पर काम करता है, तो अपन कहते हैं ऊष्मीय सिद्धांत पर, ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, तो अपन कहेंगे 1 से अधिक, 1 से अधिक होता है। ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे किस पर काम करता है, तो अपन कहते हैं चाहे तो शॉर्ट सर्किट हो, शॉर्ट सर्किट हो, और यहाँ पे चाहे आपका ओवरलोड हो, ओवरलोड हो, तो यहाँ पे ये सभी पर काम करता है। और यहाँ फिर मैं पूछूं कि भैया इसका तार किसका बना होता है, तो तार नंबर 1 की बात करते हैं तो टिन प्लस किसका, टिन प्लस सीसा। तो टिन प्लस सीसा मिश्र धातु का जो बनाया जाता है, तो अपन कहेंगे निम्न क्षमता के लिए होता है ये। तो ये निम्न क्षमता के लिए होता है मेरे दोस्तों। यहाँ पे नंबर 2 बात करते हैं, यहाँ पे अपन जैसे कि चांदी का, तो चांदी का जो प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा ये उच्च क्षमता में हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सामान्यतः घरों के अंदर जो ज्यादातर प्रयोग करते हैं, घरों में नियम के अनुसार तो टिन प्लस सीसा जो 10 एम्पियर तक लेते हैं, चांदी का उच्च में होता है। और यहाँ पे जो घर में यूज लेते हैं ज्यादातर वो तांबे का होता है, और एक और हम प्रयोग कर सकते हैं एल्यूमिनियम का। तो यहाँ इनका प्रयोग कर सकते हैं, इनके अलावा और किसी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कागज, तो भाई साहब पॉसिबल, ये कागज का तो हम करते ही नहीं है। सिल्वर है, चांदी, एल्यूमिनियम है, तांबा, तो इनका तो अपन करते ही है। तो पदार्थ वो कह रहा है नहीं करते हैं, तो कागज का कैसे करेंगे, कागज में कोई धारा जाती है क्या। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आ चुका है, और अगला प्रश्न यहाँ पे है अपने पास में
कि एसी तरंग के फॉर्म फैक्टर को निम्न के अनुपात में दर्शाया जाता है। दोस्तों बात कर रहे हैं फॉर्म फैक्टर की, तो यहाँ पे फॉर्म फैक्टर जो होता है वो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो फॉर्म फैक्टर होता है कि एक तो होता है आपका RMS मान जिसे हम प्रभावी मान भी कहते हैं, और एक होता है हमारा औसत मान जिसे एवरेज मान कहते हैं, औसत मान। तो यहाँ पे औसत मान, तो यहाँ पे RMS मान और औसत मान का जो अनुपात होता है वही फॉर्म फैक्टर कहलाता है। अब ध्यान रखना फॉर्म फैक्टर का जो मान होता है वो एक पॉइंट कितना होता है, 11 होता है। RMS मान का कितना होता है, तो अपन कहते हैं RMS मान का होता है 0.707 होता है, और यहाँ पे औसत मान का जो होता है तो ध्यान रखना औसत मान होता है इसका 0.637 होता है, और ये भी फिक्स ध्यान रखना केवल आधे चक्कर का होता है। ये आपसे पूरा पूछे आधे चक्र और आपसे पूछे पूरे चक्कर का कितना होता है, तो ध्यान रखना पूरे चक्कर का कितना होता है 0। क्यों, क्योंकि आधे का पॉजिटिव होता है तो आधे का नेगेटिव होता है, दोनों को जोड़ते हैं तो क्रॉस हो जाता है, इसलिए पूरे चक्कर का कितना हो जाएगा 0 होता है। अब क्या पूछ रहा है कि पिक मान से औसत मान के, RMS मान से तात्क्षणिक, पिक मान से तात्क्षणिक, RMS मान से औसत मान के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे ये RMS मान हो गया, औसत मान हो गया, तो राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों यहाँ पर, और ये देखिएगा आराम से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक प्रेरण मोटर में जैसे ही वायु का अंतर बढ़ता है तो क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेरण मोटर होती है ना, प्रेरण मोटर, और प्रेरण मोटरों में क्या होता है कि जैसे ही वायु अंतराल बढ़ता है, वायु अंतराल बढ़ने से क्या होता है, चुंबकन धारा बढ़ती है, और चुंबकन धारा बढ़ने से यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाता है, घट जाता है, तो गति भी घट जाती है। तो यहाँ पे मोटर की गति कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, मोटर की गति कम हो जाती है, मोटर की गति बढ़ती नहीं है, बढ़ जाती है, वायु हानि बढ़ जाएगी और यहाँ पावर घट जाएगी। ठीक है, तो वायु अंतराल बढ़ने से क्या हो जाएगी, तो अपन सीधा सीधा कहेंगे कि यहाँ पे गति क्या हो जाती है, घट जाती है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न, ये वायु अंतराल कहाँ का पूछ रहा है, वायु अंतराल पूछ रहा है कि ये हमारे फील्ड पोल होते हैं ये, और बीच में होता है रोटर, तो यहां से ये जो गैप होता है, इस गैप को अपन क्या कहते हैं, वायु अंतराल कहते हैं मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या है, यहाँ क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, जवाब दीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे फ्लेमिंग के दाएं यानी दाएं हस्त के नियम में अंगूठा प्रदर्शित करता है। दोस्तों यहाँ हमारे फ्लेमिंग जी है, तो फ्लेमिंग जी ने ये कहा कि भाई ये जो आपका दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ में अंगूठा, पहली अंगुली और दूसरी अंगुली, इसको इस प्रकार से पकड़ा जाए, कैसे कि जो अंगूठा है ये तो चालक की दिशा यानी घूमने, जो आर्मेचर है ये रोटर है, इसके घूमने की दिशा को बताएगा। पहली अंगुली जिसे तर्जनी अंगुली कहते हैं, ये आपके किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो अपन कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाएगा। और ये जो बड़ी अंगुली होती है, ये बड़ी अंगुली होती है, ये आपका उत्पन्न ईएमएफ जो होता है उसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी धारा को दर्शाता है। तो आप खुद देख लीजिए यहाँ पे, तो किसके बारे में पूछ रहा है, अंगूठा यानी चालक की दिशा या आर्मेचर के घूमने की दिशा। धारा प्रवाह का तो कौन दर्शाएगा, बड़ी अंगुली। चुंबकीय क्षेत्र ये छोटी अंगुली दर्शाएगी। प्रेरित वोल्टेज को कौन दर्शाएगा, ये बड़ी अंगुली। और यहाँ पे अपन कहेंगे चालक की गति दिशा, तो चालक की गति दिशा हमारा अंगूठा तैयार बैठा है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, ये अगला प्रश्न आता है, और आगे अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ यूजेटी निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए उपयोग होता है। तो भैया किस अनुप्रयोग के लिए उपयोग होता है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे बात करते हैं यूजेटी। तो यूजेटी क्या होता है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। और यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है तो ये इस प्रकार से होता है, यहाँ पे ये होता है हमारा एमीटर, ये होता है बेस नंबर 1 और ये होता है बेस नंबर 2। ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पे अचालक भरा जाता है, और अचालक का जो प्रतिरोध होता है वो 5 किलो ओम से लेकर के यहाँ पे 10 किलो ओम तक होता है ये। और इसमें 2 बेस होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डबल बेस
डायोड कहते हैं, डबल बेस डायोड के नाम से भी जाना जाता है। यूजेटी निम्न में से किस अनुप्रयोग के लिए प्रयोग होता है? दृष्टकारी में साटूथ वेव। तो यहाँ पे जो हमारा यूजेटी होता है, ये यूजेटी का जो मेन कार्य होता है साटूथ वेव जनरेशन में प्रयोग होता है, यानी कि जो आरा तरंग होती है, यानी कि इस वेव में इस प्रकार की जनरेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये पूरी यूजेटी की कहानी थी दोस्तों। यहाँ पे आगे चलते हैं और आगे चर्चा करते हैं अपन। अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे ये, और अगला प्रश्न आ चुका है कि लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक होता है लैप वाइंडिंग, एक होता है वेव वाइंडिंग। ठीक है, जो लैप वाइंडिंग होती है ये एक प्रकार की, याद रखो, समांतर वाइंडिंग होती है, और ये एक प्रकार की श्रेणी वाइंडिंग होती है, ऐसे याद रखो। अब श्रेणी में धारा समान होती है, जो समान होता है वो निम्न होता है, धारा निम्न होती है तो वोल्टेज क्या होगा इसमें? उच्च। और यहाँ पे समांतर में वोल्टेज समान होता है, वोल्टेज समान होता है तो वो निम्न होता है, और यहाँ धारा कर दो उच्च। ये अब लैप वाइंडिंग में जो समांतर पथ होते हैं वो ए बराबर क्या होता है? पी होता है, यानी पोलों की संख्या के बराबर होते हैं। जबकि वेव वाइंडिंग में जो समांतर पथ होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, ए बराबर 2। ये बातें याद रखनी है। तो लैप वाइंडिंग पूछ रहा है समांतर पथों की संख्या, तो भैया ए बराबर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, यानी पोलों की संख्या के बराबर। पहला ही आपका राइट हो जाएगा, पोलों की संख्या के बराबर होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्तों यहाँ पे वेव ये कि एम्पलीफायर अनुप्रयोगों के लिए एक ट्रांजिस्टर को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचालित करने के लिए बायसित होना चाहिए? तो दोस्तों अनुप्रयोगों के लिए ऐसा ही कल भी मैंने बताया था आपको, वापस देखिएगा। यहाँ ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। यहाँ एक होता है एमीटर, एक होता है यहाँ पे कलेक्टर। ठीक है, अगर एमीटर जो होता है इसको मैं अगर फॉरवर्ड के अंदर रखूं, भाई ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, इसको अगर फॉरवर्ड में रखता हूं और इसको मैं रिवर्स अवस्था में रखता हूं, तो यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो होती है आपकी एक्टिव। कौन सी होती है? एक्टिव, यानी सक्रिय। तो ये सक्रिय होती है, और सक्रिय के अंदर एम्पलीफायर की तरह ये काम ये करता है, एम्पलीफायर। क्लियर? ये एम्पलीफायर हो गया। इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए कि हमारा एमीटर तो किस में हो? रिवर्स में, और कलेक्टर भाई साहब किस में हो? फॉरवर्ड में। तो ये सक्रिय नहीं होगा, अब ये होगा सैचुरेशन अवस्था में, यानी सैचुरेशन लिख दो। तो यहां पे ये किस में हो जाएगा? सैचुरेशन में। तो ये सैचुरेशन अवस्था में हो जाएगा, और ये निम्न गेन एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। जबकि यहां पे बात करते हैं, अगर मैं दोनों को रिवर्स अवस्था में कर दूं, दोनों को रिवर्स अवस्था में कर दूं, तो ये काम करते हैं कट इन की तरह। तो कट इन की तरह काम करते हैं, और कट इन की तरह काम करते हैं। तो दोस्तों ये ओपन सर्किट की तरह काम करेंगे, खुला परिपथ। ये चीज याद रखिएगा। और यहां पे एक बात याद रखिएगा, जब दोनों ही फॉरवर्ड में हो, तो फॉरवर्ड में होता है तो यहां पे फॉरवर्ड में क्या हो जाएगा? एक होता है सक्रिय, एक होता है सैचुरेशन, एक होता है कट इन, और एक होता है यहाँ पे जिसे अपन कहते हैं बंद सर्किट की तरह काम होता है, यानी कि यहाँ पे बंद परिपथ ये तो बंद परिपथ। ठीक है, तो यहां इन्वर्टेड या इन्वर्टर कह दो, तो यहाँ पे ये बंद परिपथ की तरह कार्य करता है। तो यहाँ अब आपसे क्या पूछ रहा है कि एम्पलीफायर तो ये बैठा, और एम्पलीफायर में सक्रिय को पकड़ो, सक्रिय ये रहा, सक्रिय क्षेत्र की तरह काम करेगा। आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कि निम्न गेन में, तो निम्न गेन में सैचुरेशन ये रहा। आपसे पूछा जाए कि जैसे खुला परिपथ में कट इन, तो कट इन रीजन ये रहा, कट इन क्षेत्र कह दो। और आपसे पूछा जाए बंद परिपथ कहाँ है इसमें? कट इन डिप्लीशन लेयर कह दो,
तो ये रहा इन्वर्टेड। तो ये सारा का सारा यहाँ पे मैच खा रहा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। क्लियर। अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, और अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान पूर्वक। एक 3 फेज स्टार संयोजित संतुलित प्रणाली में यदि लाइन धारा 30 एम्पियर है तो फेज धारा कितनी होगी। दोस्तों यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। एक है यहाँ पे स्टार और एक मैं मानता हूं यहाँ पे डेल्टा है। स्टार होता है ये कौन सा संयोजन होगा, तो मैं कहूंगा ये श्रेणी है, और ये होता है मेरा कौन सा, तो मैं कहूंगा ये समांतर है। कौन सा होगा, तो ये समांतर होगा, ये लो साहब समांतर। श्रेणी में क्या होता है कि लाइन धारा और फेज धारा जो होती है वो आपस में क्या होती है, ये बराबर होती है। ठीक है। और यहां मैं समांतर में बात करूं तो लाइन वोल्टेज जो होता है वो फेज वोल्टेज के क्या होता है, बराबर होता है। जबकि यहाँ पे जो धारा होती है लाइन धारा, वो फेज धारा से √3 गुना अधिक होती है। जबकि यहाँ पे मैं बात करूं वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज जो होता है वो फेज वोल्टेज से √3 गुना क्या होता है, अधिक होता है। इसमें मेरे दोस्तों यहाँ से क्या निकलता है, न्यूट्रल निकलता है, जबकि इसमें कोई न्यूट्रल नहीं निकलता है। अब क्या पूछ रहा है कि भैया स्टार संयोजन है और स्टार संयोजन में लाइन धारा 30 एम्पियर है, और लाइन धारा 30 एम्पियर है तो फेज धारा पूछ रहा है। अरे भैया स्टार में ये देख लो आराम से, तो यहाँ पे फेज धारा पूछ रहा है, तो फेज धारा पूछ रहा है तो लाइन धारा के ही तो बराबर है, लाइन धारा के बराबर है, और लाइन धारा का मान 30 दे रखा है, ये 30 एम्पियर, तो आपका ये फेज धारा है, ये भी कितनी हो जाएगी 30। तो इसमें तो आपको दिक्कत ही नहीं थी। अगर ये डेल्टा के अंदर पूछ लेता तो अपन क्या करते, यहाँ पे फेज धारा है तो ये फेज धारा तो इधर लिखते, और लाइन धारा कितनी है 30, और 30 के अंदर √3 का अपन क्या दे देते, भाग दे देते। ठीक है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए, क्योंकि एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से तोड़ मरोड़ के कीजिएगा ताकि अपन को ज्यादा दिक्कत ना आए। जिस क्रम में फेजों में वोल्टेज उसके अधिकतम धनात्मक मान तक पहुंच जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अधिकतम धनात्मक मान तक पहुंच जाता है, तो किस क्रम में पहुंच जाता है, तो जिस क्रम में फेजों में वोल्टेज उसके अधिकतम मान तक पहुंच जाता है तो उसे क्या कहेंगे, अधिकतम मान तक पहुंच जाता है तो भैया उसे फेज अनुक्रम कहते हैं, फेज धारा कहते हैं, फेज वोल्टेज कहते हैं, लाइन वोल्टेज कहते हैं। तो भैया लाइन वोल्टेज में ही तो अधिकतम होता है, फेज में तो कम होता है, तो हमेशा लाइन वोल्टेज में क्या होता है, हमेशा अधिकतम पाया जाता है। अगर वो धारा के लिए पूछ लेता तो लाइन धारा आता फिर, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है अगला प्रश्न, या ये कि लंबी दूरी विद्युत पावर ट्रांसमिशन खाली स्थान पर किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ अपने पास में क्या होता है, 3 ट्रांसमिशन लाइन होती है कि यहाँ दूरी के आधार पर कितनी होती है, 3। एक होती है यहाँ पे अपन बात करेंगे छोटी, एक होती है मध्यम, और एक होती है यहाँ पे लंबी कह दो चाहे बड़ी कह दो। ये जो होती है ये 66 kV तक होती है, ये होती है 132 kV तक, और ये होती है 132 kV से ज्यादा। यहां बात करते हैं दूरी के अनुसार, तो यहां पे मेरे दोस्तों 80 किलोमीटर तक होती है, और ये आपकी 200 तक होती है, 200 किलोमीटर तक, और ये 200 से ज्यादा होती है। अगर मैं, ये तो हो गई वोल्टेज क्षमता, ये हो गई दूरी, और यहां पे मैं बात करता हूं सुरक्षा रिले। तो इसमें ज्ञात करते हैं प्रतिघात रिले प्रयोग करते हैं, जबकि मध्यम में यहाँ पे अपन कौन सी रिले होती है, प्रतिबाधा रिले प्रयोग करते हैं, जबकि बड़ी के अंदर कौन सी रिले होती है, तो महो रिले हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये क्या पूछ रहा है, लंबी दूरी में, तो भैया लंबी दूरी में तो अब ये तीनों चीज याद होनी चाहिए। अब वो वोल्टेज के आधार पे पूछ रहा है तो सीधा बात है उच्च वोल्टेज होगा, तो यहाँ पे उच्च वोल्टेज राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। तो कैसी भी चीजें पूछे अपन ने सारी चीजें यहाँ पे लिख लिए दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न समझिएगा ध्यान पूर्वक।
यदि एक 4 पोल यानी 4 ध्रुवी तुल्यकालिक मोटर की गति 1800 आरपीएम है, तो मोटर किस आवृत्ति पर काम करेगी? तो इसमें कहाँ दिक्कत थी? एफ बराबर पी एन अपोन में क्या लिखेंगे? 120। पी कितना है? 4 है। एन कितना है? 1800 और 12 120 का भाग दे देंगे, तो ये 4 बर गया 3 बर और 6 3 18, यानी कि एफ बराबर कितना आ गया? 60 हर्ट्ज आ गया। तो राइट ऑप्शन ये। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो यहाँ एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए I2 ऑब्लिक I1 बराबर 2 है, तो E2 बराबर 100 है, तो E1 का, तो इसमें कहाँ दिक्कत आई भाई? ये कह रहा है कि I2 बटा I1 है, और यहाँ पे कहाँ गया E2, तो यहाँ पे आ जाएगा E1, क्योंकि उल्टा चलेगा, ध्यान रखना ये, और E1 बटा E2 ये ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि धारा वोल्टेज के क्या है, यहाँ विलोम अनुपाती रहेगी। तो I2 बटा ये, तो इन दोनों का मान तो 2 आ गया बराबर E1 पूछ रहा है, और E2 का मान है 100। तो यहाँ पे अब ये निकालना है, तो वज्र गुणा ही तो करना है अपन को सीधा, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हो, तो वज्र गुणा करेंगे तो E2 बराबर कितना हो जाएगा? 200 वोल्टेज हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन सीधा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों ध्यान से समझना, एक होता है ये वोल्ट मीटर और एक होता है एमीटर। ठीक है, सामान्य, ये है सामान्य। तो यहां पे मैं बात करूं किस क्रम में लगेगा, तो मैं बात करूंगा ये सप्लाई के समांतर क्रम में जुड़ता है, ये समांतर, और ये किस क्रम में जुड़ेगा? तो ये फेज के श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ये क्या मापता है? तो ये कहेंगे वोल्टेज का मापन करता है, वोल्टेज का। ये किसका मापन करता है? तो अपन कहेंगे लोड धारा का, यानी धारा का मापन करता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है? तो अपन कहेंगे इसका प्रतिरोध उच्च होता है, इसका प्रतिरोध क्या होता है? निम्न। इसकी चालकता क्या होती है? चालकता निम्न होती है, तो चालकता इसकी क्या होगी? ज्यादा। तो यहाँ अपन कहेंगे जैसे संयोजन ये, और यहाँ पे अपन कहेंगे मापन ये, और यहाँ पे कहेंगे प्रतिरोध ये, और यहाँ कहेंगे चालकता। तो ये बात तो ठीक है, ये सामान्य के लिए आ गई। और अब करते हैं अपन आदर्श। तो आदर्श में भी वही आपका वोल्ट है और वही एमीटर है। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो प्रतिरोध होगा, तो इसमें क्या था? उच्च, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अनंत। इसमें क्या है? प्रतिरोध निम्न, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। और चालकता की बात करते हैं, चालकता, तो इसमें चालकता क्या हो जाएगी? 0, और इसमें क्या हो जाएगी? अनंत। अब तो क्या पूछना चाहता है भाई कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है, वोल्ट मीटर आया तो वोल्ट मीटर पे चले, और प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, असीमित होता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो गया? राइट। अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न प्रतिरोध ये आ चुका है करंट ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। अब करंट ट्रांसफार्मर में क्या क्या है, तो यहाँ पूरा पढ़ लीजिए। करंट ट्रांसफार्मर प्राथमिक टर्नों की संख्या हमेशा होती है, तो मैं बार बार बता चुका आपको कि यहाँ ये सीधी लाइन होती है, और ये एक या फिर 2 टर्न होते हैं, केवल ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। और इससे यहाँ पे इसकी जो द्वितीयक वाइंडिंग होती है, इसमें पतले तार अधिक टर्न होते हैं, और इसके यहाँ पे श्रेणी में एक एमीटर लगा होता है। और ये एमीटर जो होता है, ये क्या होता है? एमीटर। और एमीटर होता है कितने एम्पियर का क्षमता का होता है? 5 एम्पियर। ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो भैया प्राइमरी में 1 या 2 मोटे तार के लपेट लगाते हैं, बस ये लो। किसका मापन करेगा? तो अपन कहेंगे उच्च धारा का। तो ये उच्च धारा का मापन व सुरक्षा करता है, ये लो। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर प्राथमिक टर्नों की संख्या, तो संख्या देख लो 1 या 2 होती है, 0 तो नहीं होगी। द्वितीयक में टर्नों की संख्या से अधिक होती है, द्वितीयक टर्नों से संख्या से कम होती है। बिल्कुल बात सही है, पर द्वितीयक से क्या है? कम है। द्वितीयक टर्नों संख्या के बराबर नहीं। तो ये इस प्रकार से ध्यान रखना कि एक ये, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? सीटी, करंट ट्रांसफार्मर। सीटी की द्वितीयक वाइंडिंग हमेशा क्या रहती है? बंद रहती है, यानी शॉर्ट रहती है, कभी भी खुली नहीं रहती। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यूपीएस इन्वर्टर का कार्य क्या है? तो यानी इन्वर्टर का कार्य, तो दोस्तों शुरू के अंदर ये आया था, मैंने सारी चीज बताई थी यहाँ पे कि चॉपर क्या होता है, साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, 2 लीटर क्या होता है, ये सारी चीज बताई थी। अब डायरेक्ट अपन करते हैं कि इन्वर्टर क्या काम करता है, बैटरी से लेता है और बाकी देता है, तो डीसी टू क्या कर देता है, ये एसी कर देता है। तो डीसी को एसी में बदलेगा, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, तो राइट ऑप्शन हो जाता है ये। तो इसमें ज्यादा अपन को लफड़ा नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे ये देखिएगा, केबल का सर्ज प्रतिरोध कितना होता है? तो गलत नहीं होना चाहिए। आपसे इसमें ये भी पूछ सकता है कि ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, ट्रांसमिशन लाइन, तो ट्रांसमिशन लाइन का कितना होता है? तो अपन कहेंगे 400 से 600 ओम होता है। यहाँ पे आपसे केबल के पूछ रहा है, तो केबल का बता दो, एक एक जीरो हटा दो और कुछ नहीं है बस। तो यहाँ 40 से 60 ओम कर दो। अगर ट्रांसफॉर्मर का पूछता है तो लगभग 1000 ओम होता है। तो यहाँ केबल का सर्ज प्रतिरोध होता है, तो यहाँ 40 से 60, तो 40 से 60 ऐसे नहीं आए, तो 40 और 60 के बीच में देख लो, ये रहा 50 ओम, दिक्कत ही नहीं है। आगे नेक्स्ट आता है ये, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो भैया यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विदिशक युक्ति होती है, दोनों दिशा में कार्य करने वाली? तो भैया प्रतिरोध भी होता है, एक होती है अपने डायक होती है। भाई यहाँ पे मैं बात करूं तो जैसे प्रतिरोध होता है, एक आपके डायक होता है, एक आपके ट्रायक होता है। तो ये क्या है, दोनों दिशा में काम करता है, तो है क्या कहीं ट्रायक? तो ये बेटा, तो ये ट्रायक है, तो यहाँ पे ठीक है। तो ये ट्रायक क्या करेगा, दोनों दिशा में काम करेगा, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो ऐसे है, ये 2 SCR से मिलकर बना होता है, 3 टांग होती है इसकी, MT1 होता है, MT2 होता है, और एक होता है ये गेट, ठीक है। ये SCR है, ये GTO है, ये BJT है। क्लियर? आगे चलते हैं यहाँ पे, और आगे चलते हैं तो ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर है, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वहां पे एम्पलीफायर के रूप में पूछा था, और यहाँ पे अब बंद यानी क्लोज स्विच की तरह पूछ रहा है। तो ये स्विच की तरह कब काम करेगा? जब दोनों फॉरवर्ड में होंगे, ठीक है। तो कट इन तो आपका ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है, कट इन हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा यानी व्युत्क्रम वर्ग में, और एक्टिव रीजन होता है सक्रिय, तो एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, और सैचुरेशन जो होता है, ये दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन कहेंगे व्युत्क्रम यानी इन्वर्टेड तो हो जाएगा, तो ये बंद परिपथ की तरह कार्य करता है। तो ये भाई कट ऑफ जो रीजन होता है, ये तो खुले परिपथ की तरह काम करेगा ना, तो ये बंद स्विच की तरह का, यानी बंद यानी क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा है ये तो परिपथ, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। थोड़ी देर पहले मैंने चारों कंडीशन समझा दी थी, तो वहां आप बैक जा करके देख सकते हो। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद ग्रेड है जिसके लिए वाणिज्यिक रूप से विद्युत केबल बनाए जाते हैं? तो भैया वेद ग्रेड है जिसके अपन बनाए जाते हैं क्या, वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल रूप से विद्युत केबल बनाए जाते हैं। तो 100 वोल्टेज, 50 वोल्टेज, 270 वोल्टेज, 300 वोल्टेज। तो ये नॉर्मल तो अपन कहेंगे ये तो सिंगल फेज में हो गया, और ये 3 फेज में हो गया, तो इसके मध्य में बनाया जाता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न ये है आपके स्क्रीन पर, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटर प्रेरण मोटर यानी मोटर के समान होती है? यानी कौन सी मोटर है जो इंडक्शन मोटर के समान होती है? तो अतुल्यकालिक मोटर होती है, तुल्यकालिक मोटर होती है, सीरीज मोटर होती है, कंपाउंड मोटर। अरे तो भैया यहाँ पे प्रेरण मोटर को ही तो अपन अतुल्यकालिक मोटर कहते हैं, यानी असिंक्रोनस मोटर। तो यहाँ पे क्योंकि तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर हो गई, तो इसमें तो रोटर पे भी सप्लाई देते हैं, और इसके स्टेटर पे भी सप्लाई देते हैं, रोटर पे डीसी देते हैं, और इसके स्टेटर पे एसी देते हैं। ये डीसी सीरीज मोटर हो गई, ये कंपाउंड मोटर हो गई। तो प्रेरण मोटर के समान तो यही है, अतुल्यकालिक मोटर ही तो कहते हैं, ये एक ही है। तो नेक्स्ट आगे चलिएगा, तो अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है कि पोर्टेबल ड्रिल मशीन ड्रिल में निम्नलिखित में से कौन सी मोटर प्रयोग करते हैं? तो भैया यहाँ पे ड्रिल जो होती है, ड्रिल में तो अपने यूनिवर्सल मोटर प्रयोग करते हैं। तो विकर्षण मोटर हो गई, शैथिल्य स्ट्रेसिस मोटर हो गई, यूनिवर्सल कैपेसिटर। तो ये राइट ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे स्ट्रेसिस मोटर होती है, सबसे छोटी मोटर होती है यहाँ पे, और कैपेसिटर रन मोटर होती है, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर, जिसकी गति बहुत ज्यादा होती है।
अगला क्वेश्चन आता है और अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल आ चुका है। तो देखिएगा, यदि एक 10 ओम के प्रतिरोध और 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र को 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति पर संयोजित किया जाता है, तो परिपथ का दारित्य प्रतिघात कितना होगा। दारित्य प्रतिघात निकालना है। थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था सूत्र, एक्स सी बराबर होता है यहाँ पे 1/2 पाई एफ सी। तो भैया इसके अंदर जमा दीजिए, 1/2 का मतलब ये हो गया, और 22/7 लिख दीजिए, या फिर 3.14 लिख दीजिए। इनटू में एफ कितना है, एफ 1 माइक्रो फैरड है, तो 1 माइक्रो फैरड है, तो दोस्तों 1 माइक्रो फैरड है तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। 10 की पावर देखो इस तरह लिख सकते हैं ना, -6, तो ये -6 को ऊपर भेज दो, तो किस में हो जाएगा, ये 10 की पावर प्लस में 6 हो जाएगा यहाँ पे। और इनटू में सी, सी का मतलब कहाँ दे रखा है इसने, एक मिनट, वो तो यार माइक्रो फैरड धारिता है, मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पे ये रहा 50, तो ये तो फ्रीक्वेंसी है, और ये है 1 माइक्रो फैरड सी का मान, तो ये अब ये सही है, ये सी का मान था ये। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब काटा पीटी अपन को करनी ही पड़ेगी, कोई चारा है नहीं। तो देखो ऊपर कितनी जीरो है, 6, और 50 इंटू 2 करो, 100 हो गया, और 100 से ये 2 जीरो कट जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ बच गई फिर हमारे पास 4, और नीचे बच गया 3.14, ये बच गया हमारे पास। अब भैया पॉइंट हटाते हैं तो इसमें भाग देना ही पड़ेगा, और कोई चारा अपने पास में नजर नहीं आ रहा। 3.14 चलो दीजिएगा, 300 मान कर देते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि 6 जीरो लगा लेते हैं, तो ये 6 जीरो लगा लिया, और नीचे अपन ने लगभग 300 मान लिया, जैसे 314 है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई। यहाँ पे इसके अंदर दिया 3 बार, 1 बच गया, फिर 3 दिया, फिर 3 दिया, 3 दिया, तो यहाँ पे ये 33 आ गया, और 33 है, तो अब यहाँ पे ये 14 है, तो सीधी बात है थोड़ा सा कम आएगा, यानी तो 33 से यानी कम आएगा, और तो 31 क्यों आ रहा है, 31 84, 31 83, ये आएगा। सही है भाई, यहाँ तक तो जा ही रहा है, ये तो पॉइंटों में है, और अपना इतना तो आ रहा है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिए, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगला लीजिएगा, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है, और अगला प्रश्न पूछ रहा है कि शैथिल्य हानि में यानी स्ट्रेसिस लॉस का सूत्र ही पूछ रहा है सीधा। तो WH बराबर नीटा B मैक्सिमम की पावर 1.6 इंटू में F, और ये होता है V, बस ये सूत्र लिख दो। कहाँ मैच कर रहा है, ये तो अलग है नहीं, स्क्वायर है, यहाँ 1.6 ये मैच खा गया सीधा का सीधा, ये लो आराम से वाट में निकलती है शक्ति। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं, शुरू में आते ही बताया था मैंने कि 2 पॉइंट का श्रेणी मोटर के लिए होता है, और 3 पॉइंट का जो होता है वो आपके शंट मोटर के लिए होता है, और यहाँ पे 4 पॉइंट का होता है कंपाउंड के लिए होता है, लेकिन कोई कॉमन दे रखा है तो वो भी करेंगे। तो शंट और कंपाउंड दोनों में बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, क्योंकि अगर अकेली भी है तो अकेली नहीं करेंगे, फिर अकेली सारी होती तो फिर शंट का नाम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो शंट और कंपाउंड दोनों के लिए किया जाता है। केवल श्रेणी के लिए पूछ ले तो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, जिसे ड्रम स्टार्टर भी कहते हैं। अगला आता है यहाँ पे, और यहाँ पे ए बी का पूरक क्या है, तो ए बी का पूरक ए डॉट बी होता है, और ए का पूरक प्लस बी का पूरक होता है, और ए का पूरक डॉट बी का पूरक होता है, और ए प्लस बी होता है। तो भैया यहाँ ए डॉट बी का पूरक पूछ रहा है, और पूरक पूछ रहा है तो गुणा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा सीधा जोड़। तो ये अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, जिस परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों को इस तरह जोड़ा जाता है कि धारा का प्रवाह सिर्फ एक ही मार्ग में उपलब्ध होता है, तो उस परिपथ को, अरे भाई इससे सीधा क्या आ जाएगा, तो यहाँ अपन से कहा जाता है कि इस प्रकार से जोड़ो इनको और धारा सीधी सट गुजर जाए, तो उसे श्रेणी परिपथ कहते हैं। ये रहा श्रेणी संयोजन। तो सीधा ऐसे सवाल भी कोई आते हैं क्या, और यदि धारा अलग अलग बढ़ जाए यूं, तो ये समांतर मार्ग हो गया, ये दिक्कत ही नहीं है। अगला प्रश्न लीजिएगा,
और अगला प्रश्न आ चुका है हमारे पास में ये कि दिष्ट धारा के मामले में, दिष्ट धारा के मामले में धारा का परिमाण स्थिर होता है, धारा का परिमाण एवं दिशा स्थिर रहते हैं, धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलते रहते हैं और धारा का परिमाण समय के साथ बदलता रहता है। किसके लिए पूछ रहा है? दिष्ट के लिए। तो यहाँ पर कहेंगे धारा और परिमाण दोनों ही स्थिर रहते हैं, धारा और परिमाण दोनों क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे कि तीन समान प्रतिरोध पहले स्टार में है, ठीक है, पहले स्टार में है और फिर डेल्टा में जुड़ जाते हैं, तो पहले तथा दूसरे के अनुपात में बिजली खपत, यानी उल्टा बताना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे पहले कह रहा है वो कि श्रेणी में, और श्रेणी में तीन प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ रहे हैं, वे श्रेणी में जुड़ रहे हैं तो 3R हो गया, यानी प्रतिरोध ज्यादा हो गया, और फिर डेल्टा में होता है ये इस तरह, ठीक है। अब वो पावर के लिए पूछ रहा है तो पावर जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो पावर तो हो जाएगा यानी P/3 और ये हो जाएगा 3P इस तरह, ठीक है। तो 1/3 हो जाएगा और ये P हो जाएगा यहाँ पे, यानी बिजली का जो खपत होगी इसमें तो क्या होगी? कम होगी, और इसमें क्या होगी? ज्यादा। तो इसमें 1 हो जाएगी और इसमें क्या हो जाएगी? 3। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 3। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ गया है यहाँ पे, मोटरों में अति तापन ओवर हीटिंग का मुख्य कारण क्या है? भाई बहुत ज्यादा गर्मी क्यों हो रही है? ओवरलोड के कारण कम्यूटेटर खुरदरा होता है और पुर्जों का ढीला होना है, ब्रशों की अनुपस्थिति। तो मोटरों में अति तापन जो होता है ओवरलोड होता है मेन रीजन। वैसे ये खुरदरा होता है, यहाँ स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग से भी ऊष्मा बनती है लेकिन कम होती है, तो ओवरलोड से ज्यादा होती है, मुख्य कारण पूछ रहा है ये। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, चालकता को खालिस्तान के व्युत्क्रम के रूप में, अब चालकता आते ही आपको इंग्लिश देखनी है, तो कंडक्टेंस दे रखा है तो रेजिस्टेंस ठोक दो सीधा, बस प्रतिरोधी है। अब इसमें तो क्या है, वो प्रतिरोधकता नहीं था लेकिन अपन को क्लियर देखना पड़ता, तो यहाँ पे सीधा है उल्टा, क्लियर। अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है? तो अपना अगला प्रश्न होता है 230 वोल्टेज विद्युत सोर्स पर 10 एम्पियर धारा लेने वाले विद्युत हीटर की इनपुट शक्ति क्या होती है? तो शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर VI होती है। तो V कितना है? 230 होता है, I कितनी है? 10। तो यहाँ पे अपन कहते हैं 2300। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये C ऑप्शन होता है। और यहाँ पे अगला प्रश्न आता है अब, और अगला प्रश्न क्या है? तो कुंडलन वाइंडिंग प्रतिरोध की वजह से होने वाली हानियों को खालिस्तान कहा जाता है। तो कुंडलन वाइंडिंग प्रतिरोध की वजह से, तो भैया कुंडलन है और कुंडलन में प्रतिरोध की वजह से है, अरे भाई ये वाइंडिंग है और इसमें प्रतिरोध है और प्रतिरोध से ऊष्मा बनती है। तो मैंने बार बार कहा है किसी भी वाइंडिंग में प्रतिरोध व ऊष्मा के कारण जो हानि होती है उसे हम ताम्र हानि कहते हैं। कौन सी हानि कहते हैं? ताम्र हानि कहते हैं। तो ये लो, और ताम्र हानि होती है वो I²R से ज्ञात करते हैं। ताम्र हानि जो होती है AC और DC दोनों पर होती है, और ये हानि हमेशा किस पर निर्भर रहती है? तो लोड पर निर्भर रहती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं होती है। आगे अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या आ गया? ये क्या हो गया मिक्स में? चलो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब 2 प्रश्न आ गए। ये यहाँ पे ट्रांसफार्मर की लो हानि को मापा जाता है। तो भैया ट्रांसफार्मर की देखो लो हानि को मापते हैं, और लो हानि नो लोड पर होती है। भाई नो लोड पर लो हानि होती है, तो नो लोड पर होती है तो अपन कहेंगे नो लोड पर, तो किसी भी वाट मीटर नो लोड होता है, यानी कि यहाँ पे इस तरह माप लेते हैं ये, और ये तो एक तरफ तो ये देते हैं, ये खाली छोड़ते हैं, यानी नो लोड पर। तो किसी भी प्रकार के वाट मीटर से आवर्ती मीटर द्वारा और निम्न शक्ति गुणक यानी लो पावर फैक्टर द्वारा। तो भाई यहाँ पे जब कुछ है नहीं तो अपन लो शक्ति के द्वारा ही माप लेंगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और एक है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे ताम्र हानि खालिस्तान पर नगण्य होती है। तो भैया ताम्र हानि कब नगण्य होगी? ताम्र हानि तो लोड पे काम करती है ना, तो लोड ज्यादा होगा तो ज्यादा होगी, और लोड नहीं होगा तो नगण्य होगी। तो अपन कहेंगे अर्ध भार पर, नी भार पर तो अपन कहेंगे नो लोड पे ही तो शून्य होगी। भाई नगण्य कब होगी? जब लोड ही नहीं दोगे। तो यहाँ कह देंगे ताम्र हानि आपकी क्या हो जाएगी? बी ऑप्शन होता है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न क्या है?
तो यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? सुचालक का मतलब होता है चालक, यानी विद्युत की अच्छी चालक है। तो चांदी, बस यही है अच्छा ऑप्शन। तो ये लो साहब, बेकेलाइट, रबड़, कार, ये सारे हैं जो अचालक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, और ये क्या कह रहा है, ये संधारित्र कैपेसिटर की धारिता को प्रभावित नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो भैया यहाँ पे प्लेटों की मोटाई होती है, क्षेत्रफल, डाइलेक्ट्रिक, और यहाँ प्लेटों के बीच की दूरी। तो भैया इन पे तो डिपेंड करता है, प्लेटों का क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ पे C समानुपाती एरिया, और यहाँ पैरावैद्युतिक पदार्थ होता है तो अलग अलग पे निर्भर करता है, तो प्लेटों के बीच की दूरी की, तो ये दूरी होता है यूं, ये विलोम होता है। जबकि ध्यान रखना, यहाँ पे प्लेटों की मोटाई आ जाए, प्लेटों का आकार आ जाए, प्लेटों का पदार्थ आ जाए, उस पर निर्भर नहीं होता। तो ध्यान रखना, प्लेटों की मोटाई आ जाए, प्लेटों का आकार आ जाए, प्लेटों का पदार्थ आ जाए, तीनों चीज, तो उस पर हमारी जो धारिता होती है, कैपेसिटेंस होती है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। अगला आता है मेरे दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है SCR में होते हैं भैया, SCR का सिंबल होता है ये, जिसमें ये होता है गेट, ये होता है कैथोड, ये होता है एनोड, और यहाँ पे ये भाई साहब होता है ऐसे, ये होता है PN ये, और यहाँ पे अपन कहते हैं कि भैया इसमें PN जो जंक्शन होते हैं वो कितने होते हैं, 3। इसमें परत कितनी होती है, तो परत होती है 1 2 3 4, तो 4। इसमें आपसे पूछे कि विक्षेपण परत कितनी होती है, विक्षेपण परत, तो अपन कहेंगे 1 2 3, तो 3 होती है। इसमें आपसे पूछे टर्मिनल, तो टर्मिनल 1 2 3 होते हैं। टर्मिनल कितने होंगे दोस्तों, 3 होते हैं। अब क्या पूछ रहा है ये कि जंक्शन SCR में होते हैं, यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, तो भैया 3 जंक्शन होते हैं। अच्छा, जंक्शन के बारे में पूछ रहा है तो 3 जंक्शन होते हैं, ये लो, क्लियर। और ये एक दिशीय होता है भाई। अगला प्रश्न आता है, ये क्या है, स्विचिंग अनुप्रयोगों के लिए ट्रांजिस्टर को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचालित करने पर अभिनत बायस करने की आवश्यकता होती है? भाई इस पेपर बनाने वाले तो बहुत अच्छी वो कर दी रहे, अरे 4 पॉइंट तो सारे होते हैं उसमें, और 4 में से 3 दे दिए, बोलो 1 पॉइंट में से, चैप्टर नहीं 1 पॉइंट में से। तो यहाँ पे स्विचिंग अनुप्रयोगों के लिए, यानी स्विचिंग की तरह जब काम करता है तो कब क्या करते हैं, निम्नलिखित में बायस किस अवस्था में होता है? तो अपन कहते हैं यहाँ पे इनवर्स अवस्था में होता है व्युत्क्रम। सक्रिय मोड में किस में काम करेगा, वो सक्रिय मोड में काम करेगा जब आपके एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, तो एम्पलीफायर स्विच के लिए ही तो होगा। तो स्विचिंग तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्टिव मोड, ठीक है, इसमें काम करता है। अगला आता है यहाँ पे पारेषण प्रणाली, यानी ट्रांसमिशन सिस्टम में फीडर विद्युत भेजता है। तो भैया यहाँ पे विद्युत उत्पादन केंद्र, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विसमैन और जनरेटर एवं डिस्ट्रीब्यूटर। तो पारेषण प्रणाली ट्रांसमिशन में फीडर विद्युत भेजता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ पे फीडर विद्युत भेजता है, तो फीडर कहाँ लेके जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेके जाएगा। अगला आता है ट्रांसफॉर्मर कोर के निर्माण के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो भैया यहाँ पे सामान्यतः, यानी कोर बनानी है, और कोर बनानी है तो कोर के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एल्यूमिनियम का, तांबे का, पीतल का, सिलिकॉन स्टील। तो अपन कहेंगे सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी चुंबकशीलता क्या होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक क्षति के विरुद्ध केबल की रक्षा करता है? तो यांत्रिक क्षति, यानी केबल की यांत्रिक क्षति, तो अपन कहते हैं कि भैया जो सबसे अंदर का होता है उसे अपन कहते हैं यहाँ पे कोर, और यहाँ कोर के ऊपर चढ़ाया जाता है इंसुलेशन। तो ये दूसरी परत होती है इंसुलेशन, और यहाँ पे इंसुलेशन पर नमी को रोकने के लिए यहाँ पे बात करते हैं सिथड़, और यहाँ पे फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे जो होती है
कि इसकी सुरक्षा करो, ये कांच की है तो कांच की है तो इसके ऊपर चढ़ाते हैं बेंडिंग, ये बेंडिंग हो गई। और भैया इसकी सुरक्षा यांत्रिक चोट से बचने के लिए धात्विक तार लगाए जाते हैं, तो इसे कहते हैं आर्म रिंग, आर्म रिंग, आर्म रिंग। और यहाँ पे जो सबसे ऊपरी परत होती है ये होती है आपकी सर्विंग। तो ये इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो ये कह रहा है यांत्रिक क्षति से, यांत्रिक क्षति से तो आर्म रिंग बचाएगा, तो यहाँ पे आर्म रिंग आ जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिएगा। और अगला प्रश्न आ चुका है, ये ट्रांजिस्टर से तो पता नहीं क्या चक्कर है, ट्रांजिस्टर से तो पूरा ही घोड़ के पी लिया। ये एक ही पेपर में 5-6 क्वेश्चन दे दिए और एक ही पॉइंट से दे दिए। अब ये कह रहा है खुले स्विच की तरह काम करेगा, तो भैया कठिन क्षेत्र में काम करता है खुले की तरह, तो ये लो सीधा। तो यहाँ पे 4 पॉइंट होते हैं, चारों के 4 प्रश्न दे दिए यानी बढ़ा के, और एक ही पेपर में दे दिए। वाह भाई। नेक्स्ट अगला आता है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए सबसे उपयुक्त होती है। इंसुलेटिंग का मतलब होता है अचालक। अचालक के लिए क्या है भैया, प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए, उसकी जो पैरावैद्युतिक सामर्थ्य है वो ज्यादा होनी चाहिए। निम्न गलनांक बिंदु नहीं, निम्न यांत्रिक, क्या कह रहा है वो सबसे उपयुक्त है, तो निम्न यांत्रिक सामर्थ्य, अच्छी धारा चालकता और उच्च पैरावैद्युतिक। तो क्या कहेंगे, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उच्च पैरावैद्युतिक सामर्थ्य होनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या है, किस प्रकार के शक्ति एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल पूरे सिग्नल के लिए आउटपुट धारा प्रवाहित होती है। तो भैया ये एम्पलीफायर है, और एम्पलीफायर के लिए बार बार अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे एक होता है ए श्रेणी, बी श्रेणी, ए बी श्रेणी, और एक होता है सी। अगर यहाँ पे अपन बात करें कि इनपुट सिग्नल, तो भैया ये पूरे समय के लिए काम करेगा ऐसे, ये आपके आधे समय के लिए काम करेगा ये, और ये क्या काम करेगा, तो ये आधे से तो ज्यादा होगा और पूरे से क्या होगा, कम, और ये होगा आधे से कम, ये इस तरह। अगर मैं एफिशिएंसी दक्षता यानी दक्षता की बात करते हैं, तो इसकी अपन बात करते हैं 35 से 50% होती है, इसकी कितनी होगी 70 से 78.5%, और इसकी होती है ए बी है, ये ए बी की कितनी हो जाएगी, तो अपन कहेंगे 50 से 70, और इसकी होती है भैया 80 से 85, ये एफिशिएंसी हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें प्रचालन कोण, इसका ये पूरे समय के लिए काम कर रहा है तो 360, आधे के लिए कर रहा है तो 180, और ये आधे से ज्यादा यानी लगभग 270, और ये कम करता है 120 से 150। तो ये अब पूछा क्या है इसने, किस प्रकार के शक्ति एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल पूरे चक्कर के लिए काम करता है। तो भैया पूरे चक्कर के लिए तो ये बैठा यानी ए श्रेणी, और ए श्रेणी को ठोक दो सीधा सीधा। अब आपसे कैसे भी पूछ सकता है, तो अपने पूरा समझ लिए यहाँ पे। अगला आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है डीसी शंट मोटर में उत्पादित बल आगुण यानी अनुपातिक होता है। तो भैया यहाँ पे अगर वो श्रेणी पूछ ले, श्रेणी और टॉर्क होता है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, लेकिन वो आपसे क्या पूछ रहा है, शंट, तो शंट में केवल धारा आर्मेचर धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पे आर्मेचर धारा, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीधा राइट होता है। अगला देखिएगा, और अगला आता है यहाँ पे, और अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर स्वयं प्रवर्तित है यानी सेल्फ स्टार्ट कौन सी मोटर होती है। तो चर गति मोटर होती है यानी वेरिएबल स्पीड मोटर होती है, निम्न अश्व शक्ति मोटर होती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, और 3 फेज। तो अपन सीधा कहेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, वो बिल्कुल सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल डिग्री में खालिस्तान को कम करने के लिए कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। अरे भाई लेमिनेशन किसको कम करने पर, तो कहते हैं भंवरधारा हानि होती है, उसको कम करने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है, तो भंवरधारा हानि, ये लो। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता कब होती है। अरे भैया इसकी अधिकतम जो दक्षता होती है तब होती है जब हमारी जो लोह हानि होती है ना वो बराबर हो ताम्र हानि के। तो ये लोह हानि बराबर ताम्र हानि या लोह हानि की क्या होनी चाहिए, बराबर, पहला ही ऑप्शन येलो मैच खा गया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, तो मेरे दोस्तों ये थे अपने पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपने इस पेपर का पूरा क्या कर दिया, एनालिसिस
कर दिया। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।